हम्म, चलिए। तो पॉलिटी, तो जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था, है ना। मतलब कि एक प्रकार से आपको इसमें समझना है सिस्टम ऑफ स्टेट, है ना। सिस्टम ऑफ स्टेट क्या होता है और किस किस तरीके से इसके वर्क होते हैं, है ना। तो एक होता है संविधान और एक है राज्य व्यवस्था, है ना। तो दोनों का क्या संबंध है कि राज्य व्यवस्था जो है वो क्या है, एक सिस्टम है। सिस्टम का कंट्रोलिंग पॉइंट संविधान है ना। देश चलेगा संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो राज्य व्यवस्था जो है, सिस्टम ऑफ स्टेट, तो ये सिस्टम ऑफ स्टेट कैसे काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, है ना। संविधान के माध्यम से जो है वो ये राज्य हमारा काम करता है। ठीक है। तो राज्य कैसे काम करता है, संविधान के माध्यम से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं, उन्हीं सभी चीजों को इसके अंदर में समाहित करने का प्रयास किया जाता है और वही चीज के माध्यम से ये चलता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में राज्य की क्या भूमिका होती है और संविधान की क्या भूमिका होती है। तो राज्य जो है, स्टेट, तो सबसे पहले इसी की बात होती है कि भाई राज्य क्या होता है, राज्य किसको कहते हैं, है ना। तो पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि राज्य जो है वो इंडिया है, भारत क्या है, एक राज्य है। देश जो कहा जाता है ना, ये देश केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए कहा जाता है, कि देश वेश कुछ होता नहीं है। क्योंकि देश शब्द ना तो संविधान में कहीं लिखा हुआ है और ना ही किसी भी पॉलिटिकल साइंस के किसी फिलोसोफर के किसी बुक में लिखा है। देश नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश शब्द यूज कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो सैद्धांतिक शब्द है वो है राज्य। ठीक है। तो राज्य जो होता है ये क्या है, इंडिया है ना। इंडिया जो है वो एक राज्य है, भारत एक राज्य है। ठीक है। इंडिया इज अ स्टेट। तो भारत एक राज्य है। तो भारत एक राज्य है कहने का मतलब ये हुआ कि तो बाकी सब जो है वो क्या है, तो बाकी सब के सब प्रांत है ना। भारत राज्य है और बाकी सब प्रांत है। इसलिए हमने आपको कहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक बिहार एक राज्य है, तो नहीं, बिहार एक राज्य नहीं है। ठीक है। बिहार एक प्रांत है। तो बिहार राज्य नहीं है, बिहार एक प्रांत है। भारत राज्य है ना, प्रांत नहीं है। तो प्रांत और राज्य में क्या अंतर होता है, प्रांत किसको कहेंगे और राज्य किसको कहेंगे। तो जिसके पास संप्रभुता होती है वो राज्य है, और जिसके पास संप्रभुता नहीं है वो प्रांत है। ठीक है। तो अब बिहार के पास चूंकि संप्रभुता नहीं है, तो बिहार क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। यूपी के पास संप्रभुता नहीं है, यूपी क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। बंगाल के पास संप्रभुता नहीं है, क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो ऐसे जो आप सामान्य तौर पे पढ़ते और सुनते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, तो ये बेसिकली ये राज्य नहीं है, ये प्रांत है ना। ये 28 को भारत में राज्य नहीं बोले, क्या है, प्रांत है। राज्य तो भारत में एक ही है, उसका नाम है भारत अथवा इंडिया। राज्य एक ही है और वो है भारत अथवा इंडिया। ठीक है। बाकी सब के सब क्या है, प्रांत है। ठीक है। और
यही जो राज्य व्यवस्था में आपको इसी राज्य के बारे में समझना होता है कि यह जो भारत राज्य है ये चलता कैसे है, इसका सिस्टम कैसे काम करता है, ये किस प्रकार से अपने नागरिकों को अधिकार देता है, ये किस प्रकार से अपने नागरिकों के लिए कर्तव्य निश्चित करता है। ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर इसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब जो है आप देखते हैं कि भारत जो है ये इंडिया, तो ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है, संविधान के अंतर्गत इसी को क्या माना गया है, राज्य माना गया है। ठीक है, तो बाकी सब प्रांत हैं और राज्य भारत है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 28 क्या है, प्रांत है ना, 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, और एक जो है वो राज्य है। एक क्या हो गया, एक राज्य हो गया, और वो राज्य जो है इंडिया अथवा भारत, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी, अब आप चैप्टर क्या नाम है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो राज्य समझ गए कि कौन है राज्य, भारत। तो इसका मतलब आपको क्या समझना है, भारत की व्यवस्था, कि भारत की व्यवस्था क्या है, भारत नामक जो यह राज्य है इस राज्य की व्यवस्था क्या है, और यह राज्य नामक व्यवस्था कैसे चलता है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि राज्य जो है वो संविधान के तहत चलता है और सारी व्यवस्था संविधान के तहत चलती है। तो इसमें आपको दो चीज जानना रहता है, एक कि राज्य का व्यवस्था कैसे चलता है, और राज्य को चलाने वाला संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, इन चीजों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि राज्य होने के लिए हमने कहा कि संप्रभुता होगा तो राज्य होगा, संप्रभुता नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा। लेकिन संप्रभुता होने के साथ कुछ अन्य चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है राज्य होने के लिए, जिसमें आपको चाहिए होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया, आपको चाहिए होता है पॉपुलेशन जनसंख्या, और आपको चाहिए होता है गवर्नमेंट सरकार। तो इन तीन चीजों के साथ एक चाहिए होता है संप्रभुता। तो बिहार या बाकी को आप देखिएगा तो जनसंख्या होती है, क्षेत्र भी होता है, और सरकार भी होती है। अगर नहीं होता है तो संप्रभुता। तो इस संप्रभुता ही ऐसा चीज है जो नहीं रहता है। तब इस संप्रभुता क्या होता है भाई, संप्रभुता किसे कहते हैं। हम्म हम्म सोवर्निटी। चलिए, बिल्कुल आप स्टार्टिंग से सही बता रही थी, लेकिन आपका आवाज थोड़ा लाउड मतलब कम था, है ना, लाउड में बोलना है ना। सही बता रहे थे आप, स्टार्टिंग सही से बता रहे थे। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता, यही होता है इसका परिभाषा संप्रभुता का, है ना। तो अब क्या है कि जिनको नहीं याद है वो लोग लिख लेंगे, सर्वोच्चता और स्वतंत्रता लिख लेंगे कि आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाता है। इंटरनल सुपरमेसी एंड एक्सटर्नल लिबर्टी दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाता है। ठीक है, आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाता है। ठीक है, इंटरनल सुपरमेसी
एक्सटर्नल लिबर्टी दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, ध्यान रखना है। आंतरिक सर्वोच्चता, बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती। ओके, तो अब देखिए, तो ये बिहार के पास है नहीं है। अगर ये राज्य सबके पास होता तो ये सब रहने देता जी, तो अलग ही देश बना लेता। ममता बनर्जी कही एगो अलग देश बन गया रहता है ना। वो कहती कि भाई हमारा एगो अलग देश, हम किसी का बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। अब आजकल तो एक और मुद्दा चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जाए पश्चिम बंगाल में रैली करने और ममता बनर्जी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। दिल्ली में जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, वैसे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? प्रधानमंत्री को ही गिरफ्तार कर सकती है क्या? तो ऐसा लिखा हुआ तो कहीं नहीं है जी, लिखा हुआ कहीं नहीं है कि नहीं कर सकती है, कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कर सकती है। हाँ, पूरा संविधान में कहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं डिस्ट्रॉय होता है, याद करिए किरण बेदी को, इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री का गाड़ी साइड करवा दी। प्रधानमंत्री का एसपी हुई थी ना, इग्नोर कर सकती थी, डर सकती थी। वो एसपी थी दिल्ली के अंदर में, और प्रधानमंत्री का गाड़ी जो है वो नो पार्किंग जोन में लगा हुआ था। अब प्रधानमंत्री गाड़ी को साइड करवा देगा, साइड करो। अब बजाते फाइन भरना पड़ा प्रधानमंत्री को, अब फाइन भर के अब तब गाड़ी छुड़ाना पड़ा। इसलिए किरण बेदी को कहा जाता है कि बहुत हिम्मती आईपीएस ऑफिसर थी, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, है ना। और उन्होंने ये काम किया था नॉन पार्किंग जोन में। प्रधानमंत्री का तो आजकल देखिए लेगा तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। वो प्रधानमंत्री गाड़ी साइड करा दी कि भाई ये करिए। तो देखिए, प्रशासन के पास पावर तो है ना। अभी पिछले बार ही आप देखिए, जब मोदी जी अपना नामांकन पत्र बनारसी से भर रहे थे, तो जब गए भरने के लिए, तो वहां जो आईएएस ऑफिसर थे वो उनको पढ़ाते, वो बैठे हुए थे, खड़ा होकर पढ़ रहे थे। तो एक देखते हैं आजकल जब मोटिवेशनल लाइन वाइन सब चलता है आजकल, तो सिनेमा बड़ा चलता है कि भाई आपको इसी दिन के लिए पढ़ना है कि अगर आप ऑफिसर हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी अगर है ना, तो आपके सामने खड़ा रहेगा और आपको बैठना है ना, है। हाँ, तो ये चला, है ना, ये चला, क्योंकि अब 2014 ही वो समय है जब आपके पास सोशल मीडिया में आप एक्टिव हुए। उससे पहले जानते थे? नॉलेज था? कोई नहीं था। अब ना आया जी सोशल, ये जो मतलब कल्चर है, हर चीज को डालना। कोई चीज हो रहा है तो वो मीडिया में आ जा रहा है, कोई चीज हो रहा है तो कोई ना कहीं वीडियो बन रहा है। आप कहीं पर भी आप खाली नहीं है। आप नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे तो कोई और रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। आप कुछ भी बोल दिया, आप कुछ भी क्या हो सकता है कि कट करके आ जाएगा। तो बहुत चला, तो अब चला तो उसको चलाया गया। तो क्या है, प्रशासनिक अधिकारी के पास पावर तो है ही। अगर प्रशासनिक अधिकारी डरपोक ना हो, अब भ्रष्टाचारी ना हो, तो नाक में दम कर सकता है किसी को भी। सब भ्रष्टाचारी हो जाता है, डरपोक रहता है, सोचता है कि अरे हम मुख्यमंत्री से संबंध खराब हो जाएगा, प्रधानमंत्री से संबंध खराब हो जाएगा तो हमको ट्रांसफर कर देगा, नौकरी से निकाल देगा, बहुत तरह का। अब बहुत बार बहुत सारे ईमानदार अधिकारियों को बहुत तरह का टॉर्चर झेलना भी पड़ा है ना। अब इन्हीं को आप कहिएगा, किरण बेदी ने बहुत अच्छा काम किया, तो कहे कि प्रधानमंत्री बहुत खुश हुई इनकी कामों से, कह रही तो भाई डरी नहीं कर दी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या किया, तुरंत इनको प्रमोशन दे दिया और असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया। अब देखिए, अब असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बने किरण बेदी। जनता को लगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, कितना नेक दिली आदमी है हमारा प्रधानमंत्री, कि देखिए मैंने ऑफिसर ने गाड़ी साइड कराया और उसी ऑफिसर को प्रमोशन दे दिया। लेकिन आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रशासन में प्रमोशन भी एक प्रकार का पुनिशमेंट होता है, पुनिशमेंट होता है। अब साइड हो गए ना, अब आप हो गया, पावर खत्म। आप जिला में एसपी हैं, आप खूब अपना एकदम हीरोबाजी दिखा रहे हैं, खूब पकड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं, आप सुनिए नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे आईपीएस ऑफिसर ने बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए राज्य सरकार खुश होकर इनको डीआईजी बनाती है। हो गया। अब जनता खुश, कह रहे हमारा आईपीएस तो डीआईजी हो गया,
लेकिन पावर खत्म हो गया ना। अब उसके वो भ्रष्टाचारी एसपी को लगे खड़ा कर देगा, वो भ्रष्टाचारी एसपी आएगा और जो पकड़ के बेचारा बंद किया था उसको खोल के बाहर कर देगा, जाओ घूमो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रशासन में बहुत बार प्रमोशन एक प्रकार का पनिशमेंट होता है। आप खूब ईमानदारी से काम करना तो सरकार देखेगी कि अगर इसको हटा देंगे तो जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा। तो जनता तो उतना बेचारी समझदार है नहीं, तो जनता को क्या समझता है, देखिए सरकार ने कितना अच्छा काम कर दिया कि आपके चहेते अधिकारी को प्रमोशन दे दिया। लेकिन चहेते अधिकारी गए अब सेंटिंग में, है ना, उनको हो गया, उनको पैसा ज्यादा मिल जाएगा, उनको सम्मान ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन पावर कम हो गया, पावर नहीं रहेगा। है? होता ही है। कार्यपालिका पर विधायिका नहीं, कार्यपालिका पर कार्यपालिका का कंट्रोल कार्यपालिका ना है, प्रधानमंत्री को चाहिए, विधायिका थोड़ी है। हाँ, लेकिन जो मंत्री हो गया वो कार्यपालिका है, विधायिका नहीं है। जो मंत्री बन गया वो कार्यपालिका, और जो मंत्री नहीं बना संसद का सदस्य वो विधायिका। तो रहते हैं लेकिन वो कार्यपालिका है मुख्य तौर पे, प्राइम मिनिस्टर है। मंत्री जिसके नाम के आगे लग गया वो कार्यपालिका है। 52 से 78 सब मंत्री का बात है, 52 से 78 में कार्यपालिका है, और 79 से 123 विधायिका है। मंत्री जिसके साथ लग गया वो अस्थायी कार्यपालिका है। अब प्रशासनिक अधिकारी जो है सो वो अस्थायी कार्यपालिका है, वो हमेशा रहता है। ये लोग 5-5 साल पे उनका रिटायरमेंट होने का संभावना बना रहता है। तो इस तरह की स्थिति होती है। तो बहुत बार ईमानदार अधिकारी सबको मिलता है प्रमोशन, तो जनता खुश रहती है कि हमारे अधिकारी का प्रमोशन हो गया, लेकिन वो अधिकारी ही बेचारा समझता है कि मेरे साथ क्या हुआ है ना। ऐसा झोल होता है कि मुझे भी नहीं करता ही क्या हो गया। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी जीजा जी के पोस्ट पे हो तो ज्यादा चौड़ में नहीं घूमना चाहिए, है ना, ज्यादा लोग को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही पोस्ट बाद में प्रमोशन होके फूफा जी बनेगा, है ना। तो फूफा जी के पद पर जाएगा वो सब चौड़ खत्म, है ना, फिर कोई नहीं देखिएगा, है ना। इसलिए अगर फूफा जी वाले समय में भी सम्मान प्राप्त करना है तो जीजा जी वाले टाइम में आतंक कम मचाना है ना। आतंक कम मचाना, लोगों को कंफर्टेबल फील कराना है, लोगों को समझाना है कि भाई ठीक है ना, कोई बाहर से कोई दुनिया से आदमी नहीं आया है, यहीं के सब लोग हैं, और बराबर से मेल व्यवहार से चीजों को ठीक तरीके से रखना है ना। गांव में शादी विवाह होगा तो पता करिए कि कौन नाराज है, तो पता चलेगा कि किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई जीजा नाराज है। अब फूफा नाराज होते कोई पूछो नहीं जाता है ना। फूफा नाराज होते हैं तो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तबीयत खराब है लगता है ना, कह के निकल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता क्या होता है, संप्रभुता होता है ना। जिसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार को भारत के अंदर कोई निर्णय लेने के लिए किसी राज्य सरकार से कुछ नहीं पूछना, और संसद यदि कोई पॉलिसी बना देगी, कोई कानून बना देगी तो पूरा भारत में लागू हो सकता है। और भारत के बाहर कोई निर्णय लेने के लिए भारत सरकार पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। भारत सरकार अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से उसको जो सही लगेगा वो निर्णय वो ले सकती है। क्लियर है? तो ये भारत सरकार के इच्छा पर निर्भर करता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्टेट डिजायर कि वो क्या चाहता है। वो अगर चाहेंगे कि हमको, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो अभी भी चल ही रहा है, अमेरिका कहा कि भारत को यूक्रेन का पक्ष लेना चाहिए, रसिया कहा कि भारत को हमारा पक्ष लेना चाहिए। भारत ने कहा कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, हम ना यूक्रेन का पक्ष लेंगे ना हम रसिया का पक्ष लेंगे। हम बस इतने कहेंगे कि झगड़ा करना गलत बात है, आप लोग झगड़ा मत करिए, दोनों लोग बैठ जाइए, आप बैठ करके बातचीत करके मैटर को सुलझा लीजिए। तो हम किसी के दबाव में नहीं आते, बिना दबाव में आए। और एक प्रकार से किसी को सपोर्ट नहीं करना भी एक प्रकार का सपोर्ट ही होता है। अगर किसी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे ना तो ये भी एक प्रकार का सपोर्ट है। अब जैसे कि भारत ने कहा कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, तो किसी के पक्ष में नहीं है मतलब रसिया समझ गया कि भारत हमारे पक्ष में है, क्योंकि भारत खाली चुप ही रह जाए ना तो रसिया को सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा समर्थक है। तो कितना बार हम लोग नहीं बोल करके भी कितना आदमी का समर्थन कर जाते हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है कि मौन भी एक प्रकार का सहमति है। अगर आप चुप हैं इसका मतलब कि आप सहमत हैं, है ना। है?
क्या? हाँ, तो रसिया का क्या है कि उसका स्टैंड क्लियर रहता है। रसिया सोशलिस्ट देश है ना, तो वो तो खुल के समर्थन कर देगा आपका। लेकिन वो भी जब चाइना से लड़िएगा तो समर्थन नहीं करेगा। चाइना से भारत उलझ जाएगा ना तो रसिया पीछे हट जाएगा। अमेरिका हमारी मजबूरी क्यों है? रसिया हर जगह हमारा मदद करेगा, हर फ्रंट पर मदद करेगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है चाइना, उसके साथ जब हम लोग उलझ जाएंगे ना तो रसिया चुप हो जाता है। तो चाइना का उपाय है अमेरिका। इसलिए हम लोग को सबसे संबंध बना कर रखना पड़ता है ना। नहीं तो हम लोग भी अमेरिका को छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके खिलाफ में अमेरिका हम लोग के साथ में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा मजबूरी है कि हम लोग पेंडुलम की तरह अमेरिका और रसिया के बीच में झूलते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भारत में जो स्थिति लड़कों की मां और पत्नी के बीच में होता है, भारत सरकार की वही स्थिति रसिया और अमेरिका के बीच में होता है। किसके पक्ष में ले? अगर माँ और पत्नी का झगड़ा हो गया तो लड़का किसके पक्ष में जाए? बहुत दिक्कत है उसको। अब अगर वो माँ के पक्ष में चला जाए तो पत्नी कहेगी कि पगला तोहरा ला सब छोड़ के आए हैं, कैसा आदमी से भगवान संगत करा दी, नहीं कहेगा? कैसा आदमी से संगत करा दिए है, हमार पक्ष नहीं ले रहा है। अगर गलती से कहीं पत्नी का पक्ष ले लिया तो माँ कहेगी बताइए, इतना दिन से पाल पोस के बड़ा किए, खिलाए पिलाए, आज 2 दिन के आयल है करे बढ़िया लग रही है कि नहीं? अभी लड़का के लिए, बेचारा के लिए बहुत माने समझिए कि दिक्कत वाला समय है कि वो क्या करे। वो कौन सा पॉलिसी अपनाए कि पत्नी को भी लगे कि ऐसा पति तो दूसरा किसी को मिला ही नहीं कभी, और माँ को भी लगे कि ऐसा पुत्र तो दूसरा किसी के पास है ही नहीं। तो इसके लिए बड़ा संतुलित होकर के नियमों का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, ताकि दोनों का विश्वास पत्र जो है आपको मिलता रहे, दोनों में विश्वास आपका बना रहे। किसी एक में भी अगर आपके प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न हुआ तो जो जीवन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना? किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना कि किसी एक को इग्नोर कर देते हैं, किसी को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ना ही आप माँ को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही आप पत्नी को। तो भारत सरकार के विदेश नीति की यही समस्या है कि ना हम रसिया को इग्नोर कर सकते हैं, ना हम अमेरिका को। अमेरिका भी हमारी आवश्यकता है। चाइना से लड़ेंगे अमेरिका चाहिए होगा, अब बाकी किसी से लड़ेंगे रसिया चाहिए होगा। रसिया हमेशा खड़ा रहता है ना, रसिया हर तरह से खड़ा रहता है। और इवन 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था हमारे देश में, तो उस समय रसिया ही वो देश था जिससे हमारा रुपया रूबल समझौता हुआ था, और रुपया रूबल में हमने व्यापार किया और हमने हमारी इकोनॉमी जो है सो ठीक हुई थी। तो वो रसिया ही था। तो रसिया बहुत सारे संकट दौर में हमारा समर्थन किया है, इस बात को हम नहीं भूल सकते। और यूक्रेन को तो हम लोग माने गलती से भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये वही यूक्रेन है जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वितीय परमाणु परीक्षण कर रहे थे, तो यही था कि अमेरिका के कहने पर हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया था। अमेरिका तो लगाया ही था, यूक्रेन भी लगा दिया था। ये सब आ करके अटल जी को समझाता था, उसका राजदूत सब कि सुनिए ना, फेंक ना दीजिए अपन परमाणु बम, कहला बनवा रहे हैं। ये सब कहता था कि कहला परमाणु बम के चक्कर, देखिए तो हमारा था तो हम फेंक दिए कि नहीं। सबसे ज्यादा परमाणु बम था यूक्रेन के पास। सोवियत संघ वाला जो जहां परमाणु बनता था तो उसी के पास रहता था, तो जब बंटवारा हुआ तो इसी के पास आया। लेकिन अमेरिका के कहने के चक्कर में पगलापन सारा परमाणु बम फेंक दिया। और वही चीज हम लोग को सिखाने आया था कि फेंक दीजिए। अटल जी कहे कि ठीक है हम बनाइए नहीं रहे। अटल जी सबको धोखा में रखे, पूरा वर्ल्ड का देश धोखा। अमेरिका भी अमेरिका को पता नहीं चला कि भारत परमाणु बम बना लिया। हम लोग बना रहे थे परमाणु राजस्थान में, और रोज दुगो धमाका करते थे कश्मीर में। कश्मीर रोज दुगो धमाका, पूरा एयरफोर्स तैनात कर दिए कश्मीर में, पूरा जहाज उड़ रहा है। अमेरिका में से कि भारत हो सकता है पाकिस्तान पर मतलब वार कर देगा, भारत युद्ध कर देगा, पूरा मैसेज जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से लड़ेगा। पूरा बम फोड़ा, दो दुगो शाम को बम कश्मीर में फूट रहा है। उधर हमारा साइंटिस्ट जो है बम बना रहा है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि पूरा अमेरिका का एजेंसी आ गया कश्मीर में कि भाई भारत कहीं युद्ध न कर ले, युद्ध न कर ले। युद्ध के धोखा में रख करके हम लोग परमाणु बम बना लिया अपना। अब परमाणु बना के एक बार जब धमाका किया पोखरण में, मिजाज हिल गया सबका कि सब खड़ा था कश्मीर में और धमाका हुआ राजस्थान में। बोले ये क्या हुआ? तो भारत परमाणु बम बना लिया ले। और जब परमाणु, तब सबको हो गया कि भारत के पास परमाणु बम है। अब सब जो है सो सैंक्शन लगा दिया, उसमें ईबी था, ईबी लगा दिया यूक्रेन। और आज ही कहता है कि भारत हमारे लिए नहीं बोल रहा है। तुम वही हो जो हमारे खराब दिन में हमारे खिलाफ गए थे। तो आज हम नैतिकता का मानक स्थापित करेंगे। और दूसरा कोई रहता तो करियो देता। मनमोहन सिंह से आप नैतिकता का उम्मीद करते हैं कि मनमोहन सिंह रहते तो शायद कर देते बेचारे। लेकिन ई जो बैठे हुए हैं ना अभी,
दोस्तों से दोस्ती नहीं निभाते हैं। अभी इजराइल का उपाय कर दिया, बेंजामिन नेतन्याहू का उपाय कर दिया। ये आदमी दूसरा को पूछता है। बेंजामिन नेतन्याहू को ड्राफ्ट भेजा कि सुनिए ना, हमास को हम लोग इंटरनेशनल टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिए, तनी आप भी कर दीजिए। तो आया तो मोदी जी पूछे क्या प्रपोजल है जी, तो कहे कि सर तो हम लोग का फ्रेंड है इजराइल। आप तो पहला ऐसा भारत के प्रधानमंत्री जो इजराइल गए थे, पहला प्रधानमंत्री आज तक, मतलब भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जाता गया ही नहीं था, ये पहले थे जो इजराइल गए। तो बोले कि अब आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF है ना। तो भाई आप देखिए इसको क्या करिएगा। तो मोदी जी कहे कि लाओ देखते हैं। बोले अच्छा एक बात करो, हम लोग का भी फाइल पेंडिंग था जो उसके यहाँ, तो उसका रिपोर्ट हमको बताओ। तो बोला कौन सा। तो देखो तो मसूद अजहर वाला फाइल हम लोग इसको बहुत पहले भेजे थे, साइन किया है कि नहीं। तो देखा सब अधिकारी से, बोला कि सर साइन तो कर दिया लेकिन 2 दिन पहले किया है। अब बोले आप भेजे कब थे हम लोग। तो बोले सर 15 साल पहले भेजे थे। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले एक काम करो, इजराइल को एगो लेटर लिखो भारत सरकार PMO की तरफ से कि हम लोग हमास पर विचार करेंगे। अब विचार करने के बाद हम लोग को लगेगा कि हाँ हमास टेरर ग्रुप है तो हम लोग उसको डिक्लेयर कर देंगे। और उन्होंने कहा कि 15 साल इंतजार करने बोलिए कम से कम, है ना। कि अभी आया है प्रपोजल तो 2040 के लगभग हम लोग जाएंगे तो हम लोग साइन कर देंगे, हमास को मान लेंगे। जबकि सब लोग जानते हैं कि हमास एक इंटरनेशनल टेरर ग्रुप है, लेकिन भारत डिक्लेयर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बदला। क्या चुनाव जीता था? हम्म, नहीं, वो वहां जो है ना, है ना। तो इस तरह का सोच मत रखिए, है ना। ये अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है ना। दूसरा का छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बाकी क्या चल रहा है नहीं चल रहा, अभी देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रहा था केजरीवाल केस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा बात कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने कहा कि इनको बेल नहीं दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदतन अपराधी नहीं है ना। तो आदतन अपराधी नहीं है तो हम विचार कर रहे हैं, हम ये देखेंगे, और अगर हो सके तो हम इसको अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। तो और ईडी कह रही है, सरकार कह रही है, मतलब ईडी सरकार की तरफ से पक्ष रख रही है ना। तो ईडी पूरा प्रयास कर रही थी कि मतलब जमानत पर विचार ही ना हो, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम विचार करेंगे, हम अंतरिम जमानत दे सकते हैं केजरीवाल को, क्योंकि ये आदतन अपराधी नहीं है, कोई इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए ना सिस्टम कैसे काम कर रहा है देश में। ये कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हम बार बार हम रोज वो यही बात कर रहे हैं कि सब जो बरगलाने वाला आदमी सब जो है ना, जो देश के लोग को बरगला रहा है कि सब सिस्टम खराब हो गया, ये सब का अपना सिस्टम खराब हो गया है, अपना दिमाग। हम हमसे कहते हैं कि देखिए आपके अपने घर में 2 आदमी का फोटो जरूर रखिए। किसका किसका? तो एगो आप रखिए स्टीफन हॉकिंस का, और एगो रखिए दुर्योधन का। और दोनों से शिक्षा आपको क्या मिलता है? एक आदमी का पूरा शरीर खराब है लेकिन दिमाग अच्छा है, स्टीफन हॉकिंस। तो देखिए पूरा बॉडी खराब है लेकिन दिमाग अच्छा है। एक का पूरा बॉडी बढ़िया है लेकिन दिमाग खराब है। तो मेन सिस्टम किसका? दिमाग का है ना। तो बॉडी ठीक था, दिमाग खराब था, महाभारत करा दिया। एक आदमी का बॉडी ठीक नहीं है लेकिन दिमाग ठीक है, देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया खुद को। तो कहने का मतलब है कि दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, है ना, दिमाग सही रहना चाहिए, और जो चीजें जिस तरीके से हो रही हैं उसके हिसाब से चीजों को ये करना चाहिए। और उसको हम ठीक तरीके से अगर देखेंगे, अपने ब्रेन को कंट्रोल में रख करके चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, तो दिखेगा कि सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा है सब। हाँ, और देश में जब 2 लोग हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये स्वाभाविक बात है कि एक पार्टी जीतने का ट्राई करेगी, एक पार्टी हराने का ट्राई करेगी। तो हराने और जीतने के बीच में दोनों आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही और क्या हमारे लिए गलत है ना। उसके बाद ये नहीं कि कोई हमारे दिमाग में वायरस डाल दिया तो वही वायरस हमारे दिमाग में चल रहा है। हमारे दिमाग में वो चलेगा जब हम पार्लर सब कुछ देख के समझ करके कंक्लूजन पे पहुंचेगा और हमको समझ में आएगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग। दूसरा कोई कोनो स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे हम अपना निर्णय बना ले, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह के भाव से ग्रसित हो जाना। पहले से अपना कोई भाव बना लेना किसी के प्रति, हम ना उसके बारे में स्टडी किए हैं, ना हम उसके बारे में जानते हैं, ना हमने उसके बारे में पढ़ा है, ना उसके बारे में हमारा कोई रिसर्च है। हम अपने मन से अगर कोई कंसेप्ट परसेप्शन बना ले
तो उसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह कभी भी किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि आप पूर्वाग्रह बना ले, आज जब आपकी वास्तविक मुलाकात हो उस व्यक्ति से तो आपको लगे कि आपके अंदर में जो उसके प्रति धारणा थी उसे वो बिल्कुल अलग निकला, है ना। तो ऐसे में फिर आप अपने स्वयं को माफ नहीं कर पाएंगे कि हमने तो मतलब क्या क्या नहीं सोच लिया। तो ऐसे में जब तक हम खुद रिसर्च करके खुद नहीं समझ ले तो इस तरह की धारणा को विकसित करना ठीक बात नहीं होता। तो ये जो आपका विषय है, इस विषय के अंतर्गत आप इन्हीं चीजों को देखेंगे, किस प्रकार से हमारा सिस्टम और हमारा संविधान जो है सो काम करता है और हमारा संविधान क्या कहता है। क्योंकि हर लोग जो है वो संविधान का बात करता है ना, सब लोग कहते हैं कि हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, हम संविधान के मुताबिक कर रहे हैं। तो इसलिए संविधान को जानना जरूरी है कि संविधान क्या है और वास्तव में संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार का दिशा निर्देश जारी करता है, किस प्रकार का गाइडलाइन देता है। ठीक है, तो ये चीज को आपको यहां पर देखना है। तो आप देखिए कि सिस्टम ऑफ स्टेट को आपको इसके अंदर में देखना है। राज्य हमने आपको कहा कि राज्य होने के लिए क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा, राज्य होने के लिए 4 चीज आपको चाहिए। एक आपको चाहिए जनसंख्या, ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल एरिया, भौगोलिक क्षेत्र, और फिर आपको चाहिए गवर्नमेंट, और फिर आपको चाहिए संप्रभुता। ठीक है ना, तो ये 4 चीज होगा तभी राज्य होंगे, नहीं तो राज्य नहीं होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि बिहार एक राज्य नहीं है, तो आप बिहार को यदि देखेंगे तो बिहार का को अगर आप मैप में देखें थोड़ा बहुत इसी तरह से बिहार दिखता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक मैप बना दिया बिहार का, इसका मतलब कि सब क्षेत्र हो गया ना बिहार का, ये हो गया इसका नॉर्थ, ये हो गया साउदर्न, ये हो गया ईस्टर्न पॉइंट, ये हो गया वेस्टर्न पॉइंट। तो आपको पता है कि बिहार का एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा वो है नेपाल, बाकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा नहीं है। बाकी ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो अब इसका मतलब कि भौगोलिक क्षेत्र हो गया, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, बिहार का क्षेत्र हो गया ही, इसमें बिहार का कानून लागू होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि शराबबंदी, देश में बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी है तो बिहार के सीमा में बंद है ना। अगर आपको एकदम नीडी पर्सन है ना, एकदम मूड बन गया है कि एकदम भाई कितना आदमी को रहता है ना, तो इन्हें से आ जाइए झारखंड में, दक्षिण में झारखंड है, गया क्रॉस कर जाइए, गया क्रॉस करते आप चल जाइए झारखंड में, है ना, कोडरमा ओडरमा चल जाइए, चाहे मतलब जहां चल जाइए, इधर आप यूपी आ जाइए, है ना, तो आए मतलब कहीं पर भी आप जो है सो चलाइए। आप आरा से मतलब आरा वरा से आप चौसा उसा क्रॉस कर जाइए, है ना, करमनासा पार कर जाइए, करमनासा नाम लीजिए, आप करमनासा के पार चल जाइए, हो गया यूपी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ उधर भी है, छपरा में माझी से क्रॉस कर जाइए, है ना, भैया हम लोग का खुद हम लोग का जो गांव पड़ता है माझी के अंदर में, तो गंगा जी है बीच में, नाव पार करके गए तो चल गए यूपी में, है ना, नाव इस पार है तो इधर है मतलब बिहार में है ना। आप देखिएगा कि सिताब दियारा जो गांव है जहां से जयप्रकाश नारायण थे, तो जयप्रकाश नारायण जो माझी मतलब बिहार और यूपी को वहां पे कनेक्ट, माझी का एक पुल बना है, तो पुल जहां खत्म होता वहीं पर गांव है सिताब दियारा गांव। तो सिताब दियारा गांव जयप्रकाश नारायण का एकदम बॉर्डर का गांव है ना, उसके बाद यूपी शुरू हो जाता है, थोड़ा सा उधर रहता तो जयप्रकाश नारायण यूपी के होते, है ना, लेकिन वो सिताब दियारा हम लोग यहाँ पड़ता तो माझी से ही कनेक्टेड है और वहां से उनका वो ये पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है कि बिहार के रीजन में आप नहीं पी सकते हैं ना, बिहार के बाहर आप पी सकते हैं, है ना। अब जो मधुबनी साइड में जिसका घर है वो चल जाएगा नेपाल, नहीं चल जाएगा, वो सीधे क्रॉस कर जाएगा, है कि नहीं। सुपौल उपौल में कोई है तो उसके लिए एकदम सुविधा है, सुपौल है तो तुरंत क्रॉस कर जाएगा, आ जाके आराम से अपना मूड बना के आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। है ना, पश्चिम बंगाल किशनगंज से क्रॉस कर जाएगा, पूर्णिया से तुरंत क्रॉस कर जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। तो ये क्या है मतलब कि बाउंड्री, इससे एक चीज तो निश्चित हो गया ना कि बिहार में क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। इससे एक और बात समझ लीजिए कि संप्रभुता नहीं है, क्योंकि यदि ये कानून संप्रभुता के साथ बना होता तो पूरे भारत में लागू होता, कहीं नहीं मिलता, है ना। तो ये केवल यहां पर नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां की सरकार ने ये कानून बनाया है, ठीक है।
तो जहां की सरकार, जो राज्य की सरकार वो अगर वो कानून बनाएगी तो उसके यहाँ वो नहीं मिलेगा, चाहे उसके यहाँ वो उसके बाउंड्री लाइन में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक तो क्षेत्र है। आज जनसंख्या, तो वी ऑल आर रेसिडेंट ऑफ बिहार, हम सब बिहार में रहते हैं, तो हम सब लोग क्या हैं, बिहार के निवासी हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हम सब लोग क्या हो गए, बिहार के निवासी हो गए, तो बिहार में है। इसके अलावा आप देखिएगा, तो हम लोग चूंकि रेसिडेंट हैं, तो इसके हिसाब से भी बिहार की अपनी जनसंख्या है ना। और सरकार, तो सरकार तो आप देखिएगा कि बचपन से लेकर के हम लोग के अगर अभी तक कुछ नहीं बदली बिहार में, तो सरकार नीतीश कुमार, नीतीश जी एकदम अपना 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, आउट होने का नाम ही नहीं लेते हैं, है ना। माने सारा स्टेट का कहानी बदल गया जी, है ना। याद है हम लोग स्कूल के अंदर में थे, तो स्कूल में लास्ट का एगो सेशन चलता था, जीके का सेशन। उसमें जीके के शिक्षक आते थे और बताते थे राज्यों की राजधानी, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल। उसमें यही पढ़ते थे हम लोग कि बिहार राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह चलता था। आज भी यही चल रहा है। तो मैंने देखिए कि 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे हैं, है ना। नवीन पटनायक है ओडिशा के अंदर में, हाँ, वो भी अपना लगातार अपना स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि कुछ कुछ जगह पर जो है सो इस चीज जो है सो बड़े स्तर पर है। तो सरकार भी है, सरकार चल रही, बस अपोजिशन बदलता है, माने मुख्यमंत्री नहीं बदलता है ना। तो अपोजिशन बदलेगा, चेंज होगा, है ना। तो उप मुख्यमंत्री बदलता है, लेकिन आपको याद हो, इसलिए हम हमेशा कहते हैं आपको कि उप का मतलब होता है चुप। उप अगर जिसके भी नाम के आगे लग गया, कोई पावर नहीं, है ना। कहां बोलते हैं, कौन बोलते हैं वो? अरे बोल रहे हैं, इनका बोलने का कोई वैल्यू है, इनके बोलने का कोई वैल्यू है? आज नीतीश जी बस मूड बदल दें, देखिए सब बोलती बंद हो जाएगा, अभी बोलती बंद हो जाएगा जी। आज ये कहेंगे कि जी हम जा रहे हैं उनने, हो गया अब, है ना। अब देखिए तो इनका, अब इनसे हाल चाल पूछिए कि बोलिएगा कुछ। इनके पास भी उप तभी तक लग ले तो नीतीश जी इधर है, उधर जहां गए सब बोलते ऐसे ही बंद हो जाएगा, है ना। चुप हो जाना पड़ेगा इनको, क्या कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास ना पावर है जी। उप किसी के पास भी अगर लग गया, उप किसी के भी नाम के अगर लग गया, तो समझिए कि उनको चुप ही रहना, उनके पास अपना वास्तविक पावर कुछ नहीं है ना। देखते हैं नीतीश जी जिधर जाते उधर उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिधर जाएंगे उधर कोई ना कोई बन जाएगा। ये अपना कांस्टेंट पोजीशन पे बने हुए हैं। तो जब इनको जाने का मन करता है तो कोई उप इनको रोक पाता है? नहीं रोक पाता है। आज अगर मूड बना लेंगे कि हमको फिर उधर जाना है, ये लोग रोक नहीं पाएगा, है ना। बोलने के लिए भले बोलते रहे। तो इसलिए कहते हैं कि उप के पास कोई पावर नहीं होता है। उप एक प्रकार का डेरी मिल्क चॉकलेट है, बच्चा रो रहा है तो लो खा लो, चुप हो जाओ, है ना, माने मान जाओ। बाकी कोई पावर और ज्यादा नहीं, है ना। चुप कराने का तरीका है कि अब आपके साथ गठबंधन में आए हैं तो आपको कुछ देंगे ना, तो आपको क्या देंगे, तो आपको उप मुख्यमंत्री देंगे, है ना, बाकी कुछ नहीं। तो उप मुख्यमंत्री दे देते हैं, आज जब मन तब छीन भी लेते हैं, है ना। ये जब मन तब छीन लेते हैं, इसका भी वादा नहीं करते कि 4 साल 5 साल रखेंगे उप मुख्यमंत्री। जब इनका मन बदलेगा तभी चेंज कर देंगे। इसलिए उप कहीं पर भी, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई उप मुख्यमंत्री हो, कोई उप कप्तान हो, कोई भी उप है तो समझिए कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा, उसको हटना पड़ेगा कभी ना कभी। तो सरकार भी है, बस संप्रभुता नहीं है। क्योंकि संप्रभुता आपने देखा कि संप्रभुता किसको कहते हैं, तो आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती है। इंटरनल सुपरमेसी एंड एक्सटर्नल लिबर्टी, दैट इज कॉल्ड सोवर्निटी। यानी कि आप इंटरनली सबसे ऊपर हो और एक्सटर्नली आप पर कोई दबाव नहीं है। तो ऐसा किसी भी, ना बिहार ना यूपी, किसी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए देश, मतलब जो भारत है, उसके पास सबसे बड़ा जो है सो पावर और पोजीशन है, ठीक है। और जो मैंने एक बात ये उठाई थी जो कि आजकल विमर्श के केंद्र में है कि क्या प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसका ना तो कोई लिखा तो नहीं है कि गिरफ्तार नहीं कर सकते, ना ही ये लिखा हुआ है कि गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि स्टेट पुलिस को ऐसा ऑर्डर होता है और स्टेट पुलिस इतना हिम्मत दिखाती है, तो सामने जाके खड़ा तो हो सकती है और ऐसा एक्शन करने का काम कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत में सेंटर पावरफुल है, तुरंत सेंटर से आदेश आएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो। आर्टिकल 356, राष्ट्रपति वहां से ऑर्डर निकालेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाएगा, तुरंत मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। अब राज्यपाल आदेश देगा,
और अल्टीमेट जो आईपीएस ऑफिसर है वो किसका सुनेंगे? जब राष्ट्रपति शासन हो जाएगा केंद्र का सुनना पड़ेगा, क्योंकि वही आपको अपॉइंट करके भेजा है। तो इसलिए राज्य ये काम नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि राज्य को इस बात का डर है कि बाप बाप होता है ना, पिता पिता होते हैं ना, पिता से आप आंख मिलाइएगा। भारत में तो कम से कम नहीं है मिलाइएगा, यूरोप थोड़ी है। ये कहने के लिए सब डायलॉगबाजी देता है कि पिता का चप्पल जब पैर में आने लगे तो पिता और पुत्र को मित्र होना चाहिए, ये डायलॉगे है। हाँ, ये सब के हम लोग के यहाँ ये सब नहीं चलता है ना। अभी भी अगर पिताजी दिख जाए तो सब पढ़ाई लिखाई पीछे, है ना। दिख गए तो गली चेंज कर देना है, चाहे वो अगर आ गए तो भाई अब ऐसा उपाय करिए कि हटने का मौका मिल जाए, है ना, कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ नहीं चलता है जी, है ना। तो वो इस तरह की स्थिति है। तो देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ मतलब ये गलत चीज है, ये बढ़िया चीज है, ये हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, इसके वजह से ही हमारी विशेषता बनी हुई है। बराबरी के नाम पर सब कुछ बराबर नहीं होना चाहिए, बराबरी के नाम पर सब कुछ बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ तो अंतर होना ही चाहिए, कुछ तो लोक लज्जा संस्कार संस्कृति होना ही चाहिए, जिससे कि एक प्रकार से अंतर पता चलता रहे कि कौन पिता है और कौन पुत्र है ना। नहीं तो ये पता ही नहीं चलेगा फिर भविष्य के अंदर में। और आप देखेंगे कि हम लोग का सोसाइटी या हमारा जो रिलीजन रहा है उसमें इतना बेहतर तरीके से सारा सिस्टम में सब डेवलप रहा है ना। आप जैसे एंसेंट में आप पढ़ते हैं कि सती सिस्टम या बाल विवाह, आप कभी लॉजिकल सोचे हैं कि हमारी संस्कृति में तो बाल विवाह कभी हो ही नहीं सकता था जी। सतपथ ब्राह्मण, वैदिक काल में हमारा पूरा एज जो है वो 4 आश्रम में विभाजित है। हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम ही था 25 वर्ष तक का, तो 25 वर्ष तक तो विवाह का मैटर ही नहीं था, तो बाल विवाह आया कहां से हमारे यहां भाई? पढ़िएगा तरह समझिएगा जी। हम लोग तो ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 तक वही है, जिसमें कि आप 5 वर्ष के हो गए आपका उपनयन संस्कार करा करके माता पिता आपको आश्रम भेज देते थे, जाओ अब पढ़ाई लिखाई करो, गुरु के आश्रम चले गए। आप पढ़ लिख करके युवा होकर के 25 वर्ष के जब हो जाते तब आप आते थे, तब बाल विवाह होने का स्कोप है? स्कोप पे नहीं है। इट्स नॉट अ फीचर ऑफ आवर रिलीजन, ये हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं था। लेकिन ये सब होना शुरू हुआ कब और कैसे? तो समझिए, आज भी आप देखिएगा कि घर में माता पिता जो होते हैं वो तुरंत क्या कहते, जब बच्ची लड़की थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगी ना, तो उनके घर में एगो माहौल जगह शादी कर देना है। अब देखिएगा हर माता पिता का कोई लाइन रहेगा, पिता तो ज्यादा नहीं, माता जरूर बोलेगी जुग जमाना खराब हो गई बा, नहीं सुनते हैं? इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाना, विवाह कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाएंगे। यानी क्या? बाल विवाह के पीछे डर था। किसका डर? बाह्य आक्रमणकारियों का डर। एंशिएंट हिस्ट्री से ही एक्सटर्नल एग्रेशन देश में शुरू हुआ, बाहर के आक्रमणकारी आए और बाहर के आक्रमणकारी हमारे संस्कृति को, हमारी व्यवस्था को चौपट कर देना चाहते थे। इसलिए जानबूझ करके वो हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते थे, हमारे लोगों के साथ जबरन विवाह करते थे। और इसीलिए माता पिता डर करके सोचते थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लड़का लड़की का विवाह कर दिया जाए, ताकि वो एक संबंध में बंध जाए और उनको ये चीज का पता ना चले, उनको जो आक्रमणकारी उनको ये ना लगे कि भाई विवाह अभी नहीं हुआ है। तो ये डर का लॉजिक काम कर रहा था। अन्यथा आप टेक्स्ट को देखेंगे तो टेक्स्ट में पूरा क्लैरिफाइड है कि 0 to 25 ईयर आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है, 25 से 50 आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है। इसी में 25 उम्र के बाद ही आपका विवाह होगा, उसके बाद ही आपके बच्चे होंगे और आपको पारिवारिक जिम्मेवारी दी जाएगी। फिर 50 से आप 75 के बीच जाएंगे तो वहां पर आपको सन्यास दे दिया जाएगा कि आप सन्यास में जाइए, अब सन्यास आश्रम में रहिए। अब फिर जब सन्यास आपका पूरा होगा तो 75 से 100 के बीच में आपको वानप्रस्थ हो जाएगा, अब घर छोड़िए, वनों में जाइए, उधर प्राण त्याग दीजिएगा, मैटर खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये एक लॉजिकल प्रोसेस था, यही तो हमने पढ़ा है इतिहास में। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बाल विवाह आ गया, बाद में हम देखते हैं कि सती प्रथा आ गया। अच्छा, एक भी सती प्रथा का उदाहरण रामायण में मिलता हो? एक भी सती प्रथा का उदाहरण महाभारत में मिलता हो? कहीं नहीं मिलता है जी। सती प्रथा का पहला उदाहरण मिलता है 510 ईस्वी एरन अभिलेख। क्यों मिलता है? क्योंकि आप देखिए एक्सटर्नल एग्रेशन शुरू हो चुके हैं भारत में, पहले से ही एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा था, बाह्य आक्रमण हो रहा था। तो इस सब बाह्य आक्रमण और बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव में आने के बाद
क्योंकि बाहर के जो शासक आते थे वो शासक क्या करते थे, भारतीय राजाओं को मार देते थे। अब भारतीय राजा को मार दिया तो बच गया कौन, उनका परिवार। तो पति को मार देने के बाद, पुरुषों को मार देने के बाद उनके घर में रहने वाली महिलाओं का शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन होता था। उनको भी नहीं मार देते थे कि चलो पति को मार दिया तो तुमको भी मार देते हैं, उनको ना मार करके क्या करते थे, उनका शोषण करते थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो इसीलिए अपने मान सम्मान और अपनी मर्यादा को बचा कर रखने के लिए महिलाओं ने यह निश्चित किया कि अगर हमारा पति नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। अपने सम्मान और अपने प्रतिष्ठा को बचाने का तरीका था। नहीं तो आप उससे पहले देखिए हिस्ट्री में कहीं पर भी कोई एविडेंसेस नहीं मिलता है ना। आप कहते हैं पर्दा प्रथा, ये ऋग्वैदिक काल में कोई पर्दा प्रथा नहीं है, बराबर का इक्वेलिटी है। एंशिएंट हिस्ट्री वैदिक काल में आप देखिए सभा समिति विदथगण 4 संस्थाएं हैं, अब महिलाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त है, इक्वेलिटी दिया गया, हर जगह पे इक्वेलिटी दिया गया है, कहीं पर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, अंतर नहीं किया गया है। लेकिन समय और परिस्थितियां बदली, उस परिस्थितियों के बाद ये सब चीज हुआ। और ये पढ़ने के बाद आप सोचते हैं, जब घरों में आप चीजों को देखते हैं समझते हैं, तो फिर आप लॉजिक्स को कनेक्ट करते हैं कि आज भी हमारे माता पिता अगर कहते हैं ना कि नहीं अरे अब उम्र हो गया अब शादी हो जाना चाहिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनके अंदर एक डर है, वो डर है भटकाव का डर, कि हो सकता है हमारा लड़का ना भटक जाए, हो सकता है हमारी लड़की ना भटक जाए, या कोई दूसरा ना भटका दे इन्हें। तो इससे पहले कि भटक जाए इनको एक जिम्मेवारी के बंधन में बांध दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बंधन में रहेंगे तो भटकेंगे नहीं। तो ये डर कहीं ना कहीं इन सब चीज के पीछे से काम करता है। बाद में हमारा जो संविधान जब बना तो संविधान क्या किया, संविधान में सब चीज का वो नियम निश्चित कर दिया गया कि भाई आप इस नियम के अंतर्गत रहेंगे। संविधान में नियम क्यों निश्चित किया गया? क्योंकि संविधान अब आपको प्रोटेक्शन देता है, संविधान आपको अधिकार न देता है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये बात जब संविधान ने कह दिया तब संविधान कहता है कि हम आपके लिए खड़ा हैं। आपके साथ अगर कोई कुछ गलत करेगा, आपके साथ कुछ गलत होगा, तो भारत का संविधान आपको खड़ा है। आप भारत के संविधान के माध्यम से अपनी रक्षा करा सकते हैं। आप संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आपका पक्ष लेगा, जो कि पहले के समय में नहीं था। पहले के समय में राजा का इच्छा ही कानून था और उसकी इच्छा से ही सारा चीज चलता था। अब किसी का इच्छा कानून नहीं है, अब संविधान कानून है और संसद द्वारा पारित जो कानून है वो कानून है, और उसी के स्तर पर किसी भी तरह का चीज किया जाएगा, किसी की इच्छा से कोई चीज जो है सो नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से संप्रभुता का जो सिद्धांत है, यह संप्रभुता का सिद्धांत किसी भी प्रकार के बाहरी कंट्रोल को स्वीकार नहीं करता है, और ये चारों चीज जिसके पास होगा वही राज्य की कैटेगरी में आएगा। और ये चारों चीज किसके पास है? इंडिया के पास है, इसलिए इंडिया एक राज्य की कैटेगरी में आता है। क्लियर है? और बाकी राज्य के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ओके, अब जब राज्य की कैटेगरी को आप देखेंगे तो राज्य का 3 तरह का कैटेगरी होता है ना। राज्य की जो प्रकृति होती है मुख्य तौर पे स्टेट का, वो 3 तरह का होता है ना। तो राज्य को आप देखेंगे तो राज्य का जो कैटेगरी होगा वो 3 तरह का होगा, है ना। अब वो 3 तरह का क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, एक तो हो सकता है कि यह जो राज्य है वो संघ होगा, है ना। क्या होगा? संघ होगा, या एक और संघ हो सकता है, उसको कहते हैं फेडरेशन, है ना। तो फेडरेशन। एक और होता है परिसंघ, कन्फेडरेशन, है ना। तो अब राज्य जो होगा वो राज्य 3 तरह का हो सकता है प्रकृति में। एक तो हो सकता है कि वो यूनियन हो, एक तो हो सकता है कि वो फेडरेशन हो, एक तो हो सकता है कि वो कन्फेडरेशन हो। तो देखिए, हमारा जो भारत है ये कैसा राज्य है? तो यूनियन है ना।
इंडिया जो है वो यूनियन है। इंडिया क्या है? यूनियन है, संघ है, यूनियन है, ठीक है। और फेडरेशन आप देखेंगे तो अमेरिका, यूएसए, यूएसए जो है अमेरिका का जो संघ है वो फेडरेशन कहलाता है ना। हालांकि हिंदी में एक ही वर्ड रहेगा, संघ ही, लेकिन इंग्लिश में अमेरिका को कहते हैं फेडरेशन, भारत को कहते हैं यूनियन। एक और होता है परिसंघ, तो ये होता है जैसे यूएसएसआर, है ना। तो अब तो यूएसएसआर अभी है नहीं वर्तमान में, तो आप रसिया कह सकते हैं, रसिया। लेकिन अब दिक्कत ये भी है कि रसिया भी पूरा तरह से परिसंघ नहीं है। परिसंघ की स्थिति तभी थी जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर टूट गया तो परिसंघ खत्म हो गया। तो मुख्यतः आपको वर्ल्ड में जो सिस्टम दिखेगा वो 3 तरह का सिस्टम दिखेगा। अब जिसमें से भारत जो है वो यूनियन है, ठीक है, अमेरिका फेडरेशन है, रसिया यूएसएसआर जो है सो कन्फेडरेशन है। अब ये दोनों हिंदी में संघ ही है ना, लेकिन इंग्लिश दोनों का अलग अलग है। एगो को कन्फेडरेशन, एगो को फेडरेशन कर रहे हैं, एगो को यूनियन कर रहे हैं। इसका अंतर आपको ध्यान रखना है कि जो टूट जाए वो फेडरेशन है, आज जो कभी भी ना टूटे वो यूनियन है। यही हमारे देश में केंद्र की सरकार को मजबूत बनाता है कि केंद्र की सरकार कभी भी राज्य को टूटने नहीं दे सकती है। अगर कोई राज्य कहेगा ना कि हम भारत से अलग हो रहे हैं तो हो ही नहीं सकता है, संविधान में यह विकल्प ही नहीं है, अलग ही नहीं होने दिया जाएगा। ज्यादा अलबलाइएगा तो क्या किएगा, तुरंत राष्ट्रपति वहां से करेगा, राष्ट्रपति शासन लगाओ, आप देखो कि इसका क्या है, इसको संघ शासित प्रदेश बना दो, यूनियन टेरिटरी। इसका एग्जाम्पल है कश्मीर, राज्य के तौर पे था ना पहले, और उसके यहाँ 2-4-10 गो आदमी था अलबल सब, वो कहता था कि हमको अलग कर दो, हमको स्वतंत्र कर दो, है ना, सेपरेटिस्ट जिसको बोलते थे, पृथकतावादी लोग, है ना। भारतीय के पैसा पर खाता था, भारतीय के पैसा से पलता था, भारतीय के पैसा से यात्रा करता था, आ कहता था कि भारत से अलग रहेंगे। ये देखिए, है ना। अब भारत सरकार उसको पूरा सम्मान भी देती थी। ये तो एगो दूगो काम हुआ ठीक है किए कि इलाज कर दिए सब आदमी सबका। बोला कि भारत का खाओगे, भारत का पैसा लोगे, आप कहोगे कि हम भारत से बाहर रहेंगे, ये कोई बात हुआ? आप अपना घर में रह के पिताजी का पैसा खाइएगा, आप वहीं पिताजी से कहिएगा कि हम पिताजी हम आपसे अलग हो जाएंगे, तो पिताजी उपाय कर देंगे नहीं कर देंगे? कहेगा ठीक है तो अलग रहना तो जाओ अपना बूझो आवाज से, नहीं तो अगर हमारा यहाँ रहना है, मेरे में खाना है तो मेरा नियम मानना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि घर में रह करके घर में विद्रोह करोगे, तो घर में विद्रोह करोगे तो घर में जेल बना देंगे, तो घर में जेल बना, घर में जेल बना, जेल में हुआ, घर ही में जेल हो गया सबको वहां। तो ये क्यों हुआ, ये समझिए, क्योंकि यूनियन है। इसका मतलब क्या है, भारत एक ऐसा संघ है जहां पर ब्रेकअप का विकल्प नहीं है, ब्रेकअप करने नहीं देगा। मैंने ऐसा ऐसा संबंध बनाइए कि टूटेगा नहीं, है ना। एक बार अगर आ गए गलती से तो अब जो भी लड़ना है जो ही करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन हम लोग 7 जन्म तक रहेंगे साथ थे। होता है ना जी, हम लोग के सनातन में क्या होता है, एक बार बध गए तो 7 जन्मों के लिए बध गए, है ना। है? तो 7 जन्मों के लिए बध गए मतलब क्या, कोई 8वां जन्म अब सोचिए, इसलिए बहुत सोच समझ के बधना है जी, है कि नहीं। माता पिता को विश्वास में ले करके, है ना, माता पिता विश्वास में रहे, माता पिता के विरोध में कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन माता पिता को मना कर अगर कोई निर्णय हो जाए तो कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, माता पिता को छोड़ करके, माता पिता को इग्नोर करके कोई निर्णय अगर आप ले भी लीजिएगा ना, तो आप ये अगर सोचिएगा कि आप खुश रह जाइएगा तो नहीं खुश रह पाइएगा, है ना। तो इसलिए आपके हर निर्णय में माता पिता का सहयोग जरूर हो, है ना। ठीक तरीके से काबिल बन जाइएगा, काबिल रहिएगा, तो आप कोई भी निर्णय लीजिएगा तो कोई माता पिता नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा दुखी रहे, है ना। अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, हाँ। तो लेकिन अब बच्चों को भी चाहिए कि वो माता पिता को समझे। एक मूवी आई थी 2 स्टेट्स, चेतन भगत का उपन्यास 2 स्टेट्स, उस पर उसने वो मूवी बनाया था। उस मूवी का सबसे अंतिम लाइन ये था कि
माता पिता क्या सोचते हैं ये बच्चों को शायद तब समझ में आएगा जब वो खुद माता पिता बनेंगे। हम जब बच्चे रहते हैं तब हमें लगता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर जब हम स्वयं अगर माता पिता वाली स्थिति में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि माता पिता होते वक्त बच्चों के प्रति माता पिता का क्या भाव होता है। कोई माता पिता किसी भी लड़का अपने लड़की के खुशियों का विध्वंसक नहीं होता है, लेकिन माता पिता को यह लगता है कि जीवन साथी चुनने में अनुभव का काम पड़ता है और आपके पास अनुभव कम है, माता पिता के पास जीवन के अनुभव ज्यादा हैं, तो संभव है कि आपकी तुलना में वो ज्यादा अच्छा पार्टनर चुन के आपको दे देंगे। उनका वाला सिद्धांतवा बहुत सही भी होता है जी। आप देखेंगे अरेंज मैरिज में मारपीट झगड़ा उगड़ा कम होता है, विवाद वाद कम होता है। आई लव मैरिज वाला सब मार के मुंह फोड़ देगा, अंदर फोड़वा लेगा, नहीं फोड़वा लेगा जी, अरे सब बहुत खतरनाक होता है। अरेंज मैरिज का सबसे अच्छा बात क्या होता है, आप देखिएगा अरेंज मैरिज में आप देखिएगा कि कॉम्बिनेशन भी अजब गजब रहता है। टेर बकटेर आदमी को इतना बढ़िया कन्या मिल जाएगी ना कि पागल हो जाएगा। नहीं नहीं हो जाता है जी, है नहीं होता माने वो है गजब है और उसको मिल गया एकदम बढ़िया आदमी, है कि नहीं। अरे ऐसा उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, लड़का पूरा स्मार्ट आदमी है ना, पूरा जबरदस्त है, दुल्हन मिल गई उसको गजबे, हो सकता है ना। तो लेकिन तो अरेंज मैरिज में चल जाता है, क्यों? क्योंकि वहां एडजस्टमेंट लोग सीख जाता है, वहां समायोजन करना लोग सीख जाता है, क्योंकि किसी से कोई आपको उम्मीदें नहीं रहता है, क्योंकि परिचय नहीं है पहले से ना, तो पहले से परिचय नहीं होने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा उम्मीद नहीं रहता है। आप बाकी सब मैटरवा में आप 3 साल पहले ही से जान रहे हैं, तो उसमें आपको उसका कलर का भी पता है, डेट ऑफ बर्थ पता है ना, कौन कौन डेट होता है सब डेट आपको पता है। उस डेट का अगर आप ख्याल नहीं रखे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। अरेंज मैरिज में अगर आपको याद है, आप भुलाइयोगे ना तो चल जाएगा, अरे हमको क्या मालूम है, हमको क्या मालूम है तुम्हारा क्या डेट था, है कि नहीं, हमको नहीं पता था जी, निकल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको जो है सो दिक्कत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सब कुछ जो है वो डिपेंड क्या चीज पे करता है कि आप समायोजन का सिद्धांत जानते कि नहीं, सहमति और समायोजन। तो अरेंज मैरिज में सहमति और समायोजन आप 2-3 साल तो समझने में लग जाता है, समझने के बीच में क्या होता है कि बहुत सारा गलती इग्नोर हो जाता है, अरे ठीक है चलो ये आदमी ऐसा ही है ना। उधर तो पहले सपना दिखले कि बस तुम इच्छा व्यक्त करो हम पूरा कर देंगे, है कि नहीं। महमा दोपहरिया भइल है कह दे कि हमको ठंडा पीने का मन कर रहा है, तुरंत जाके ले आएगा। और वह शादी विवाह के बाद से पार नहीं लगता है, क्योंकि पहले तो अपना बनाना था, शादी हो गया तो आदमी अपना बन गया, अब इनसिक्योरिटीज खत्म, तो जैसे ही इनसिक्योरिटीज खत्म तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी खत्म। तो वही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का नीड जो है वो लव मैरिज वालों को हमेशा रहता है, मैरिज होने के बाद वो खत्म हो जाता है। अरेंज मैरिज वालों को रहता ही नहीं है उसका उम्मीद, तो नहीं रहता है तो उनका एडजस्टमेंट आसानी से हो जाता है, इनका हो नहीं पाता है। इसलिए शादी के उपरांत आप देखेंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनएसएसओ का जो आंकड़ा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि भारत में सबसे ज्यादा विवाह टूट रहे हैं लव मैरिज वालों के। धूमधाम से शादी होता है खूब कि चलो कर लिया अपनी इच्छा से, कर लिया अपनी मर्जी से, 1.5 साल बाद पता चलता है कि अब दोनों कह रहे हैं कि हम साथ रहना मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लेकर के मतलब एडजस्टमेंट सीख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कल्चर को देखिए, कल्चर में अच्छी चीजें हैं, है ना। आप जो ढूंढते हैं वो आपका चॉइस हो सकता है, आप माता पिता ढूंढ के देते हो सकता है भगवान का चॉइस होता है। तो भगवान ईश्वर का जो चॉइस होता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से वाला मिलता है मैटर ना, मतलब देखते घरों में जब कोई शादी होना होता है तो कितना मेहनत होता है जी। माने पहले तो एक होता है कि ठीक है लड़का सर्विस में हो, अच्छा हो, ठीक है, उसके बाद उसका कुंडली लड़की के कुंडली से मैच हो, उसका गोत्र उसके गोत्र से मैच ना हो, है ना। माने पता नहीं क्या 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 चीज क्या चीज होता है, 10-12 गो चीज मिलाने के बाद होता है कि अब विवाह होगा, है ना। तो इतना सारा चीज, इतना सब संस्कार का अगर ध्यान रखा जा रहा है तो कुछ तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ना, पूरा निगेटिव थोड़े होगा, कुछ ना कुछ तो कोई चीज पे आप बहुत बढ़िया से काम करके उसको बना रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उसका रिजल्ट जो होगा सो बेहतर होगा, ये रहेगा। इसलिए संविधान बनाने वालों ने भी संविधान बनाया तो संविधान में नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ाया, एथिक्स को जरूर दिया कि अधिकार जानिए लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्यों को
मत भूलिए, भारत अपने कर्तव्यों से और अपने नैतिकता के बलों से ही आगे बढ़ता है ना। वसुधैव कुटुंबकम का जो हम लोग बात करते हैं, है ना, तो ये वसुधैव कुटुंबकम हमारे कल्चर का ही पार्ट है। तो कल्चर के पार्ट्स में जब आप पूरा पहले अपना परिवार को कुटुंब मानिएगा, तब ना पूरा वसुधा आपका कुटुंब होगा। पूरा पृथ्वी को अपना भाई बंधु परिवार कब मानिएगा? अपना परिवार को परिवार नहीं मान रहे हैं, तो विदेश के लोग को परिवार मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा। तो कल्चर में पहला ये चीज होना चाहिए कि पहले आप अपने लोगों को अपना परिवार मानिए, तभी जाकर के आप बाहर के लोगों को परिवार के तौर पे स्वीकार कर पाएंगे, अन्यथा आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये चीज का दिक्कत और समस्या जो है सो रहेगा। तो यहां पर जो है हम लोग का वही मैटर है कि भारत का संघ कभी भी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत से में जो ये 28 प्रांत हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से कहीं कोई भी नेता अगर चाहे भाषण देने के लिए भाषण दे ले, लेकिन अगर चाहे कि हम अलग हो जाए, वो अलग हो ही नहीं सकता है। अलग होने का विकल्प ही नहीं है। एक बार आ गए तो कोई तलाक वलाक नहीं, है ना, कोई ब्रेकअप नहीं। आ गए तो बस अब रहिए, अब चाहे जैसा रहना आप रहिए, है ना। ज्यादा अलबलाइएगा तो आपको बना देंगे, लेके चलाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी बना देंगे। जो कश्मीर को किया, यूटी बना दिया। तो हमारा संघ है यूनियन। ध्यान रखें, यूनियन का मतलब ही हुआ कि ये कभी भी टूटेगा नहीं। इसीलिए एक लाइन भारत के लिए यूज किया जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। नोट करके लिख लीजिएगा, सीधे सीधे सवाल रहता है कि ये लाइन किस पर फिट बैठेगा, या ऐसा कौन है? तो भारत है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ मतलब समझ रहे हैं कि केंद्र अगर चाहेगा ना तो राज्य को खत्म कर सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका विनाश नहीं हो सकता हो। तो संघ अविनाशी है और राज्य विनाशी है। यानी केंद्र का मर्जी अगर होगा तो राज्य को खत्म कर देगा, लेकिन राज्य चाह के भी केंद्र को खत्म नहीं कर पाएंगे, भारत को खत्म नहीं कर पाएंगे। अब कहेंगे कि अब ऐसा संविधान क्यों बन गया? तो ये तो आपको संविधान जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तो डिक्टेटर बना ही देता है। पावर इतना एब्सोल्यूट है कि केंद्र तो तनाशा हो सकता है, नहीं होता है वो अलग बात, लेकिन हो तो सकता है, संभावना तो है इस वजह से। तो ये संभावना है यहां पर। लेकिन अब देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो किसी भी देश का संविधान अपने देश की आंतरिक परिस्थितियों का उपज होता है, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार उसके जीवन में चल रही परिस्थितियों का उपज होता है। कोई आदमी चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, तो आप उसका पास्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्यों चिड़चिड़ा है, क्यों गुस्सैल है, क्यों बात बात पे गुस्सा करता है, क्यों झगड़ा करता है। आपको पता चलेगा कि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं जिसके वजह से उसका आदत में वो चीज आ गया है। भारत का संविधान ऐसे समय में बन रहा था जब भारत में विभाजन हो रहा था, पार्टीशन। और भारत का संविधान बनाने वाले लोग उस बंटवारे के दर्द को देख रहे थे कि कैसे भारत में रहने वाला आदमी अब पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। जो बरसों से पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह गया वो भारत की तरफ आ रहा है, अपना घर छोड़ करके, अपना दरिया बिस्तरा लेकर के यहां से इधर लोग ट्रेवल कर रहे हैं। झगड़े चल रहे हैं, क्यों? बंटवारा के वजह से। तो कोई आदमी अपना जीवन में जो दुख झेल लेता है ना, वो नहीं चाहता है कि भविष्य में ऐसा दुख हमको फिर झेलना पड़े। तो संविधान, एक तरफ संविधान भी बन रहा था, एक तरफ बंटवारा भी हो रहा था। तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि बंटवारा इसलिए ना हो रहा है कि बंटवारा का ऑप्शन है। अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो बंटवारा ही नहीं होता। इसलिए संविधान ही ऐसा बना दो कि भविष्य में किसी को ऑप्शन ही ना रहे। सबके दिमाग में घुल जाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, रहेंगे, यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं कहीं। तो क्या होगा? बंटवारा पर कोई बात ही नहीं करेगा।
बंटवारा पर तब विकल्प का बात तब ना होता है जब भी विकल्प है कि अलग हो जाएंगे। घरे और में सब देखते हैं, कहीं पर भी घर में लोग बंटवारा हो जाता है, लोग अलग थलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि एक साथ रह करके खुश नहीं है। हमेशा लोग खुशी के लिए ही बंटवारा करता है जी। कहीं पर भी आप देखिएगा, शांति खरीदने के लिए। जब झगड़ा हो जाएगा, परिवार में कलह हो जाएगा, आंतरिक अशांति हो जाएगी, तो होगा कि भाई अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये कि सेपरेट होने के बाद भी लोग खुश नहीं रह पाते हैं। क्योंकि जब तक महत्वाकांक्षा का दमन नहीं करेंगे तब तक खुश रहने का तरीका आपको मिल ही नहीं सकता है। आकांक्षाओं को थोड़ा अपना कम करना पड़ता है खुश रहने के लिए, है ना। और थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा। आप सुनते ना कि डायबिटीज की बीमारी हो जाती है लोगों को। भाई किसी को भी डायबिटीज आज तक इस वजह से नहीं हुआ है कि उसने वो चीनी ज्यादा खाया है। चीनी डायबिटीज का कारण है ही नहीं। डायबिटीज का कारण है तनाव, टेंशन। जितना ज्यादा आप तनाव में रहिएगा उतना पहले आपको डायबिटीज पकड़ लेगा। आज आप देखिए लगभग हर लोग डायबिटीज के पेशेंट मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा 40-35 एज क्रॉस कर रहे हैं, क्या पता है भाई डायबिटीज का प्रॉब्लम आ गया। क्या कर रहे? थोड़ा ना मीठा खा रहे घूम घूम करके। वो टेंशन इतना दिमाग में चल रहा है, तनाव इतना पाले हुए हैं कि तनाव ही आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देता है और उसके वजह से आप पर तमाम तरह की बीमारियां हावी हो जाती है। टेंशन जो है वो सबसे बड़ा रीजन बनता है किसी भी तरह का चीजों के लिए। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्या बना दिया कि भाई कुछ वो टेंशन हो जाए, अलग होने का विकल्प नहीं, तो भारत कभी टूट ही नहीं सकता है। इसलिए भारत ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं अपने 47 से लेकर के अभी तक के समय में, लेकिन आज तक कभी कोई अलग थलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संविधान में वैसा बात ही नहीं है। और ये संविधान ऐसा इसलिए बना है क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो भारत की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी। क्लियर है? दूसरा चीज है यूएसए। यूएसए को कहते हैं ये फेडरेशन। तो फेडरेशन ही टूट सकता है, मतलब यहां पर ब्रेकअप हो सकता है ना। तो इसे अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं, लगातार राज्यों की संख्या उनके यहां बढ़ी ही है ना। तो अभी वर्तमान में 50 है, 50 स्टेट्स जो है वो इनके पास है। तो इनके राज्यों को ये अधिकार है कि यदि ये चाहें तो ये अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं और ये अपना एक अलग देश बना सकते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उसका राज्य अलग होकर के एक अपना अलग देश बना लिया, जबकि इनके पास विकल्प है। तो अब देखिए इनके पास विकल्प है, इनके यहां आज तक नहीं हुआ ऐसा काम। रीजन, लिटरेसी रेट बढ़िया है, शिक्षा का स्तर बढ़िया है इनके यहाँ। इनको पता है कि अपने छोटे छोटे निजी हित का त्याग कर देना चाहिए राष्ट्रीय हित के लिए। हमारे देश में क्या है, निजी हित के लिए राष्ट्रीय हित का त्याग हो जाएगा लेकिन निजी हित का त्याग नहीं होगा, है ना। तो इनको पता है कि हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिव इंटरेस्ट को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। लिटरेसी रेट इनका बढ़िया है, संपन्नता है, डेवलपमेंट है, इसलिए इनके यहाँ ये सिस्टम बहुत आराम से चल रहा है। हमारे यहाँ ये सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। हम आज अगर ये सिस्टम दे दे, आज बंटवारा हो जाएगा। आज बहुत सारे राज्य कहेंगे कि हम केंद्र से अलग हो जाएंगे जी, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। हमको पता है कि हम कोई भारत के प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, तो अपने राज्य के तो प्रधानमंत्री बन ही सकते हैं कम से कम, तो अलग करके अपने राज्य के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब इसे यूपी जो स्टेट है, अब यूरोप का 2-3 गो देश आ जाएगा एगो पूरा यूरोप यूपी में। हम लोग का जितना यूपी का जितना बड़ा क्षेत्र है उतना यूरोप का जो स्कैंडिनेवियन प्रदेश है उसका 2-3 गो देश आ जाएगा उतना में। तो चाहे तो आराम से अलग से देश बना सकता है कोई, लेकिन हमने विकल्प ही नहीं दिया कि आप अलग से देश बना लीजिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है, ये फेडरेशन है ना, कि इसमें आप टूट सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका के बारे में या फेडरेशन के बारे में कहा जाता है कि यह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। लिख लेंगे कि अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कोई विनाशी वैसे नहीं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब समझ रहे हैं? कहां टूट रहा है?
कहां टूट सकता है? मतलब समझ रहे क्या कर रहे हैं? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, भारत है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ना वहां राज्य संघ का विनाश कर सकता है, ना संघ राज्य का विनाश कर सकता है, आराम से अलग हो जाएगा। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कौन किसका विनाश कर रहा हूं बताइए तो? भारत में केंद्र राज्य कहते हैं कि भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, कि भारत राज्य का विनाश कर सकता है लेकिन राज्य केंद्र का नहीं। अमेरिका में ना केंद्र राज्य का कर सकता है ना राज्य केंद्र का कर सकता है, दोनों को अधिकार है। अमेरिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेगा, इसमें उसको लगा कि भाई ठीक है हम अलग होना चाहते तो अलग हो जाओ। मतलब तेजाब लेके घूमने वाला बात नहीं है इसमें। तेजाब लेके समझते हैं कितना पगला सबका होता है, मैटर कहीं बिगड़ गया तो बिगड़ गया तो क्या कहेगा, बदला लेंगे हम, है ना। तो अमेरिका में बदला लेने वाला बात नहीं है, तुम अपना खुश रहो, तुम जहां हो हम जहां है वहां खुश रहो। आदमी को तो ऐसे ही होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है कि नहीं, और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन कितना आदमी सबका भी होता है कि थोड़ा सा विरोध विरोध आदमी सारा गलत तरीके से कर देता है। नहीं, अब जैसे कहते मान लीजिए कहीं कोनो किसी को जाकर के प्रपोज कर दिया है ना कि भाई हम आपको, जो भी अपना मन का भाव व्यक्त किया, तो अब सामने वाला आदमी को उसका विरोध करना है। तो विरोध करना है तो कैसे विरोध करेगा? तो विरोध करने का भी तो एक डेमोक्रेटिक तरीका है ना, एक लोकतांत्रिक तरीका है। आप कह दीजिए कि भाई हमें इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ठीक हैं आप अच्छे हैं लेकिन आप अपना काम कीजिए, मुझे इसमें कोई ये नहीं है। एक ये तरीका है। अब इस तरीके से क्या होगा कि हो सकता है सामने वाले को थोड़ा रिजेक्शन का दुख हो, लेकिन ये दुख ऐसा नहीं होगा कि वो टूट जाए। लेकिन एक तरीका ये भी है कि कोई कुछ बोला, आप कहें कि मुंह देखा है अपना, और नहीं देखा है तो रुको हम दिखा देते हैं, फोन खोले कैमरा खोल के दिखा दिए तुम्हारा मुंह है हमारा से बात करने लायक। अब रिजेक्शन करने का कोई और तरीका है। अब ई वाला तरीका में तो रिजेक्ट तो होवे किया, वो बेचारा अंदर से टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ऐसा वाला बेइज्जती जो है ना, उसको फिर से खड़ा होने का टाइम नहीं देगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना कि भाई पहले एक बार किए थे तो मुंह देखा दिया था, है कि नहीं। तो उस सब आदमी का दिमाग में निगेटिव बात आ जाता है, तो निगेटिव सोचने लग जाता है। तो इसलिए किसी के बातों का, किसी के चीजों का विरोध करने का भी अपना एक लोकतांत्रिक तरीका है ना। अगर किसी का बात आपको नहीं पसंद है, आपने कह दिया भाई मुझे नहीं पसंद है, आपको किसी के साथ नहीं रहना है, आपने हाथ जोड़ दिया कि भाई हम आपके साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं, हमको खुशी ज्यादा प्यारी है, समर्पण ज्यादा प्यारा नहीं, हमको खुशी ज्यादा प्यारा है, और हम अकेले ही रहे तो ठीक है। डेमोक्रेटिक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही डेमोक्रेटिक तरीका यहां पर है अमेरिका में, कि अमेरिका में यदि किसी राज्य को लगेगा कि हम अमेरिका के संघ के साथ रह करके अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कह देगा कि काम करिए, आप अपना रहिए, हमको अलग कर दीजिए, हम अपना सेपरेट अपना करेंगे, आप अपना करिए। अब इसमें अमेरिका रोकेगा भी नहीं, दोनों के बीच एक समझौता होता है, आज समझौता से ये फेडरेशन बनता है। इनका समझौता टूटेगा, ये अपना एक देश बना करके अपना अलग रहेंगे और वो अपना अलग रहेंगे। नहीं, केंद्र अलग नहीं करेगा, केंद्र तो चाहेगा कि रहिए आप, केंद्र अलग नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं तो आप अलग हो जाइए, ठीक है। आपको लगता है कि आपको अलग होना है तो आप अलग हो जाइए, आपको अलग कर दिया जाएगा, मतलब आपको रोका नहीं जाएगा। आप अगर कहेंगे कि हमको अलग होना है तो आप हो जाइए, आपके पास अधिकार है। आप एक ट्रिटी होता है, वो एग्रीमेंट पेपर पर आप साइन कर दीजिए, आपका समझौता टूट गया, आप अलग हो जाइए। लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हाँ देखिए, मतलब हाँ, अब कोई देखिए सामान्य तौर पे एक बात और समझिए, बंटवारा कहीं कहीं ना इस कारण से भी होता है कि वहां पर मतलब अभाव रहता है, तो अभाव नहीं चल पा रहा, सही बात है, सही बात है। लेकिन देखिए अब रीजन ये है कि आज क्या है कि आज सबको डिमांड बहुत बढ़ गया है, आज डिमांड के हिसाब से इनकम नहीं है, सबको बहुत कुछ चाहिए और चाहिए के हिसाब से पैसा नहीं है। तो ऐसे में लोगों को क्या लगता है कि जितना हम शॉर्ट रहेंगे ना तो उतना हमारा पैसा कम खर्चा होगा, और कम खर्चा होगा तो हमारा सेविंग बढ़ेगा, तो सेविंग बढ़ेगा तो हमारा महत्वाकांक्षा पूरा हो जाएगा। तो ये अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस फैमिली के निर्माण में सहायक हो रही है, जबकि इसका बहुत सारा बैड इंपैक्ट भी है ना। तो थोड़ा जब तक अगर स्थिति आपकी ठीक नहीं है तो आप अपनी महत्वाकांक्षा को ही कंट्रोल कर ले तो क्या दिक्कत है।
लेकिन कोई अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल नहीं करना चाहता, इस वजह से दिक्कत होती है। एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे तो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी में बुद्ध से पूछा जाता है कि दुख का कारण क्या है, तब बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा ही दुख का कारण है, डिजायर, है ना। आपके अंदर में इतने डिजायर्स पल रहे हैं कि वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है दुख का कारण बन जा रहा है। तो डिजायर को आप जितना अधिक कम करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको दुख कम होगा। तो यहां पर ये है, ठीक है। तो यूनियन फेडरेशन समझ रहे हैं, कन्फेडरेशन परिसंघ, ये तो कभी भी टूट सकता है ना, ये कभी भी टूट सकता है, क्योंकि इनके बीच कोई ट्रीटी उल्टी नहीं होती है। एक आम सहमति होती है कि हम सब साथ में रहेंगे, जिस दिन मर्जी हुआ उस दिन अलग भी हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि सोवियत संघ बड़ा आसानी से टूट गया, है ना। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, लोग अलग थलग हो गए। और आज देखिए, आज ये यूक्रेन से जो लड़ाई चल रहा है, ये यूक्रेन रसिया का ही पार्ट है, यानी यूएसएसआर ही था, लेकिन सब धीरे धीरे अलग हो गया। अब अलग हो गया तो एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षा वो ये है कि अब इसी बहाने सबको एक कर दिया जाए फिर से, लेकिन जो कि बहुत मुश्किल है ना। अब वो समय नहीं रहा कि आप आसानी से इसको कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन लड़ाइयां चल रही है, युद्ध चल रहा है, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं रहा है। यूक्रेन जैसा बेहतर देश जो है सो आज बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। इतना मतलब सुंदर देश, इतना मतलब भारत के तो बहुत सारे लोग डॉक्टरी पढ़ने के लिए, मेडिकल पढ़ने के लिए वहां पर गए थे। उस युद्ध के दरमियान लोग आ गए भारत वापस, लेकिन बहुत तरह की जो है वो माने वहां पर बम बारूद गोला इतना चल रहा है। और देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी भाषा या जो भी है, जितने जो हमारे लोग हैं जो जाके यूक्रेन में मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, पता है आपको, कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ता है, कोई इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती वहां मेडिकल साइंस की। यहाँ इनका 5 साल का जो कोर्स है एमबीबीएस का, उसमें फर्स्ट ईयर उनको यूक्रेन का लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। सब चाहे कहीं से भी विद्यार्थी हो, पहले वो यूक्रेन का भाषा पढ़ेगा। यूक्रेन का भाषा जब 1 साल में आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तब 4 साल आपको यूक्रेन के भाषा में ही मेडिकल पढ़ाया जाएगा। और वहां पर कोई नहीं कह सकता है कि हमको इंग्लिश में पढ़ना, हमको तो इंग्लिश में बोलिए, हमको इंग्लिश करिए। मैंने इस शर्म का बात माना जाता है। यूक्रेन में अगर कह देगा ना कि हमको हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना है, शर्म का बात है। हम लोग यहाँ कोई कह दे कि हमको हिंदी में पढ़ना है, इस शर्म का बात है ना। स्टार्ट होने से थोड़ी होगा, खाली आप इतना दिन क्रॉस कर गए और देश में कोई स्थिति में ला दिया, और अब ये बीमारी कैंसर बन गया है ना। जब बीमारी कैंसर हो जाता है तो आप केमो करते हैं केवल, बस, है ना। अब जब तक आपका पेशेंट जीवित है, जीवित है, किसी ना किसी दिन तो उसको मरना है, क्योंकि टाइम पे आपने इलाज ही नहीं किया उसका, समय पे आपको इलाज कराना चाहिए था तो बच जाता। इतना आपको पूरा भारत में डाइवर्सिफिकेशन फैल गया स्टडी के क्षेत्र में कि तमाम तरह की दिक्कत और समस्याएं आ गई हैं। तो कोई भी मतलब देश में, यूरोप का देश है यूक्रेन, है ना, और वहां पर भी आप सोचिए कि इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होता, और वहां पर उनके लैंग्वेज में पढ़ाई होता है। और ये हमारे देश की सरकारों की असफलता, ये सब कहता है ना कि हम विकास कर दिए, विकास किए, हम बहुत विकास किए हैं। आज तक को भाषा का मुद्दा ये लोग नहीं सुलझा पाया, है ना। 60 साल उनका, अब बचे हुआ साल इन लोगों का। एगो भाषा का लैंग्वेज लोग नहीं सुलझा पाए, लोग क्या सुलझाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भारत को फिसड्डी साबित कर दिया। एगो खाली एजुकेशन का मुद्दा लोग ठीक कर दिया रहता, भाषा का मुद्दा अगर लोग केवल ठीक कर दिया रहता, तो भारत एजुकेशन के बल पर कितना आगे गया होता। क्योंकि इतना सब समस्या होने के बावजूद भी विश्व का सभी जितना इंटेलेक्चुअल पोस्ट वहां पर कोई ना कोई भारतीय ही है, कोई ना कोई भारतीय संभाल रहा है। तो इतना समस्या में हम लोग इतना मेरिट दिखा रहे हैं, अगर हम लोग को और ज्यादा साधन मिल जाता तो हम लोग कहां पहुंच जाते। तो ये उस तरह से चीज को डेवलप ही नहीं करना चाहते, इसलिए तमाम तरह का दिक्कत और समस्या यहां पर रहता है। कॉन्फेडरेशन कभी भी टूट सकता है, मतलब कि अगर आप देखें तो एक यूनियन जो है, मैं हमेशा आपको कहता हूं एक एग्जांपल से, ये परफेक्ट एग्जांपल मुझे लगता है कि अगर यूनियन जो है वो एक भूकंप रोधी मकान है जो कि कभी भी नहीं टूटेगा, है ना। कितना अगर भूकंप का सेंटर हो आसपास में बन जाए तब भी उसको गिरने होने का डर नहीं है, क्योंकि इतना मजबूत बनाया गया है, ठीक है। तो यूनियन वैसे ही इतना मजबूत है कि बड़ा से बड़ा कोई घटना दुर्घटना घट जाए टूटेगा नहीं। ये जो है पुट्टी वाला मकान है, बढ़िया से बना है, प्लास्टर कैल है, टूटेगा नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत कर दीजिएगा, हथौड़ी 6 मिले के पहुंच जाइएगा,
टूट जाएगा। तो वही इसका हथौड़ी छेमी क्या है, समझौता है। कोई चाहे तो समझौता तोड़ सकता है, तोड़ करके अलग हो सकता है। ई जो ई परिसंघ है, इंदिरा आवास का घर है। गौवा में जो इंदिरा आवास बनता है ना, तो इंदिरा आवास में क्या करता है, कच्चा ईटा धके साज देता है ना, ईटा धके साज देगा और उसी में ऊपर से दो धर देगा करकट, है ना, अगर अपना रहना शुरू कर देगा। अब बगल से पड़ोसी आएगा, खिड़की बना के चल जाएगा। नहीं, रतिया में तो चलो ईटा रोज चुराएगा, रोड चुरा लिया, बस निकल लिया, अब पूरा अब एकदम अंदर का सारा कार्यक्रम लाइव प्रसारण नहीं चलेगा। आदमी खिड़की उड़की कहने लगाता है जी कि हमारा अपना जो भी चीज है वो अपना ही रहेगा। इसमें कोई इसमें सीमेंट बालू कुछ है ही नहीं है। सीमेंट बालू रहेगा तो ना पकड़ाएगा, तो सीमेंट बालू कुछ है ही नहीं है। सीमेंट बालू नहीं दिक्कत होता है। आप लोग देखिए, आप लोग सब बतिया पर हंस के ना उसका मैटर गबड़ा देते हैं। सब बात पर नहीं हंसना चाहिए ना, सब बात में हंस दिया तो उसका फिर अर्थ गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहां पर इसको ध्यान रखना है। तो इसलिए देखिए, भारत यूनियन का उदाहरण, अमेरिका फेडरेशन का उदाहरण और रसिया कन्फेडरेशन का उदाहरण। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, विशेष राज्य मांगे होंगे, पूर्ण राज्य नहीं। बिहार तो पूर्ण राज्य है ही। विशेष राज्य का मतलब होता है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाएगा जैसे, तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आर्थिक सहायता केंद्र से मिलेगा। जैसे कि सामान्य तौर पर राज्य में अगर कोई योजना चल रहा है राज्य के विकास के लिए, तो वो अगर सिंपल स्टेट है तो उसमें क्या होता है कि 60% उसमें इन्वेस्टमेंट सेंटर का होता है, 60% सेंटर का होता है और 40% स्टेट का होता है। अगर आप नॉर्मल कॉमन स्टेट, जैसे कभी बिहार में होता होगा कि कोई योजना तो 60% सरकार, केंद्र सरकार पैसा देगी, आज 40% राज्य सरकार। लेकिन यही अगर विशेष राज्य का दर्जा इसको मिल गया तो ये एकदम गर्भ मतलब अंदर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा कि 90% देगा केंद्र और 10% देगा राज्य। देख रहे कितना का अंतर हो जाएगा। इसीलिए नीतीश जी कहते हैं कि हमको दे दीजिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए बिहार को। बिहार ही क्या, किसी भी राज्य को नहीं मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, है ना। पहले 11 गो राज्य को मिल चुका है, बहुत पहले, है ना, है? हाँ, तो बेरोजगारी कम होगा। एक प्रकार से ये सब कहने का बात है। विशेष राज्य का दर्जा ये एक प्रकार का वही है जो आपका आरक्षण है। आरक्षण से आप गरीबी दूर कर दिए भारत का, विशेष राज्य से बिहार का गरीबी दूर हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है, आपको बता रहे हैं ना, आलसी हो जाएगा और ज्यादा। आपको बिना काम के पैसा मिल जाए ना तो आप और बर्बाद हो जाइएगा। और अगर मान लीजिए कि विशेष राज्य का दर्जा ही विकास का पैमाना है, तो फिर 11 जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो आज तक विकसित क्यों नहीं हो पाए? वो आज भी क्यों अपने बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? ये भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। खाली दवाइयां खाएंगे, यो तो देखिए कि पड़ोस में वही दवाइयां खा रहा है, आज तक ठीक है नहीं हुआ। लॉजिकल थोड़ा सोचिए कि आपका पड़ोसी, उसका भी पेट में दर्द है और वो खा रहा है मेप्टल स्पास, आपके भी पेट में दर्द है और आप भी चल गए मेप्टल स्पास लेने। अब मालूम चला कि वो 10 बजे से खा रहा है, उसका दर्द ठीक है नहीं हुआ, आपका ठीक हो जाएगा? दूसरा दवाई खोजिए ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जब फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट पढ़िएगा तो 14वां वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 2015 से 2020 था, जिसके अध्यक्ष वाईवी रेड्डी थे, वाईवी रेड्डी ने स्पष्ट तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट को चिताया कि भैया किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा मत दो, नहीं तो भारत और गरीब होगा। क्योंकि भारत की जिम्मेवारी केवल कोई एक राज्य नहीं, क्योंकि पूरा भारत है। और एक दो राज्य इस तरह से आप बढ़ाते चल जाइएगा तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सबको चाहिए। ये ऐसा चीज है कि सब लोग डिमांड कर रहा है धीरे धीरे, तो सबको दे दीजिएगा तो आरक्षण वाला बात हो जाएगा ना। आज तो सब लोग आरक्षित हो गया देश में, तो इसका एडजेक्ट फायदा निकलेगा? निकल ही नहीं पाएगा एडजेक्ट फायदा। तो उसने कहा कि देखिए, आप राज्यों को अगर आर्थिक रूप से कमी हो रहा है ना, तो उस समय तक पहले क्या था कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इकोनॉमी के सेक्शन में। वर्तमान में अभी 41% है। और वही वाईवी रेड्डी ने कहा, आपसे पूछा था किस
योजना किस वित्त आयोग ने ये कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहिए? तो 14वां वित्त आयोग ने कहा था। वाईवी रेड्डी उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा कि देखिए आप पैसा बढ़ा दीजिए 32% ना तो 10% बढ़ा करके 42% दे दीजिए, आप 42% दे दीजिए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मत दीजिए। तो उनके कहने पर 10% बढ़ा था, अब 42% मिलता था, लेकिन 2020 में 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया। अब फिर 2020 में बना 15वां वित्त आयोग। अब 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे नंदकिशोर सिंह। नंदकिशोर सिंह ने कहा कि 1% कम कर दीजिए, तो कम करके वर्तमान में है 41%। और फिर से करंट अफेयर्स में ध्यान रखिएगा कि 16वां वित्त आयोग का गठन हो गया, जिसका कार्यकाल 2025 से 2030 होगा और जिसके अध्यक्ष होंगे अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। तो अरविंद पनगड़िया, तो अब ये होंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सॉरी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस पर ये सब चीज होता है ना। तो ये नहीं कि, और उसी बीच बहुत सारे गठबंधन सरकार के इसी बात पर टूटे भी कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। आंध्र प्रदेश में जो गठबंधन टूटा था इसी बात को लेकर टूटा था, लेकिन सरकार ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा से केवल आपकी समस्या का समाधान नहीं होने जाने को है। समस्या का समाधान तब होगा जब आपको जो भी पैसा आ रहा है उस पैसा का आप ईमानदारी से प्रयोग करिए, उसको ठीक से आप इन्वेस्टमेंट करिए, तब जाकर के आप उसी से आगे जा पाएंगे, अन्यथा आप आगे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इस स्थिति में यहां पे चीजों को किया जाएगा। नहीं, देखिए वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना, और ये इस पर ही सलाह देता है, बस इसी पर वो एडवाइस करता है, इसी पर वो एडवाइस देता है कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सेदारी कितना होगा इस संबंध में। ठीक है, तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के बारे में यहां पर ये कहता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है और किस तरह से, क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे कि बोले थे हम बंद करने के लिए, नहीं ना, करिए बंद। और कहाँ जाना है? घर जाना है? तो क्लास से पहले ही घर नहीं जाना था? ये सब जो विद्यार्थी है ना, अभी तक कहा था ना कि लड़की को मानते, कहीं की लड़की थी, लड़का रहता ना तभी हम उपाय कर देते। हाँ, ये भी कह सकते हो कि भेदभाव करते हैं सर, इसमें कह सकते हो। थोड़ा खराब लगता है बोलने में, है ना, थोड़ा खराब लगता है बोलने में, तो हम उपाय कर देते। और अपना मतलब अंदर का भाव थोड़ा सा लगता है कि क्या डांटे इसको, है नहीं। नहीं, इमरजेंसी आ जाएगा तो समझ में आएगा, इमरजेंसी आएगा ना तो समझ में आएगा। वो कहेगा कि सर हमको इमरजेंसी हो गया, हमको इसे दिक्कत हो गया। ये नहीं कहेगा कि हमको घर जाने का टाइम हो गया, है ना। है इमरजेंसी में गई, कौन सा इमरजेंसी बताना चाहिए ना कि सर हमारा इमरजेंसी है, हमको जाना है। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि, लेकिन अब देखिए, अब यही है कि अब इसमें थोड़ा सा आदमी अपने अपने मनोभावों से आदमी बाधित हो जाता है ना, कि क्या क्या डांटे। हाँ, वो थोड़ा नैतिक प्रतिबद्धताएं सामने आ जाती हैं, है ना। चलिए, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल है, बोलिए ना। हाँ? अंतिम, तो देखिए, ये समझ गए, यूनियन फेडरेशन कन्फेडरेशन में कोई दिक्कत नहीं, है ना। कौन किसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्लियर है। अब देखिए, तो अब आप देखेंगे कि आप इस पूरे सिस्टम में जब संविधान को देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संविधान का डिमांड किस व्यक्ति ने किया था, किसने संविधान की बात की थी सबसे पहले? कौन? हम्मुराबी, बिल्कुल गुड, हम्मुराबी ने, है ना। संविधान की बात सबसे पहले हम्मुराबी ने की थी। ये हेरोडोटस का फ्रेंड था, है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री।
है ना, हेरोडोटस का फ्रेंड था। दोनों एक ही टाइम पर दुगो किताब लिख रहे थे अलग अलग। ये लिख रहा था संविधान पर, ये लिख रहा था हिस्ट्री पर, हिस्टोरी का। ये लिख रहा था हिस्टोरी का और ये लिख रहा था संविधान। ठीक है, तो ये आप यहां पे ध्यान रखेंगे कि इन्होंने ही एक कंसेप्ट दिया कि भाई किसी भी देश को चलाने के लिए एक विधि विधान होना चाहिए, है ना, किसी के इच्छा से नहीं चलना चाहिए कोई देश। ठीक है, तो विधि विधान क्या होगा, तो वो होगा संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं, अगर आप सोचे कि संविधान किसको कहते हैं, क्या है संविधान? नियम कानून का संग्रह, बिल्कुल आराम से कहते हैं कि नियम कायदा कानून का संग्रह होता है ना। लिख लेंगे कि संविधान नियम कायदा कानून का संग्रह होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। संविधान नियम कायदा कानून का संग्रह होता है। संविधान नियम कायदा कानून का संग्रह होता है। ठीक है, तो ये संग्रह होता है क्योंकि इसी के माध्यम से अब सारा चीज आपको लिखित होता है, डॉक्यूमेंट में होता है, तो आराम से आप उसको पढ़ करके और आप अपने लिए नियम बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ संसद जो भी कानून बनाती है वो संविधान के आधार पर बनाती है, संविधान के को देखती है और संविधान के हिसाब से उसको व्याख्यायित करके यहाँ पे काम करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि चूंकि जब संविधान और लोक यहाँ पे आप बात करेंगे पॉलिटी का, तो यहाँ पे एक बात आएगा लोकतंत्र, क्योंकि संविधान वहीं पढ़ना चाहिए जहां लोकतंत्र होगा। जहां लोकतंत्र नहीं होगा वहां संविधान का क्या काम है ना। तो लोकतंत्र जहां होगा वहीं पर संविधान चाहिए। तो लोकतंत्र क्या है जी? तरीका है। देखिए, लोकतंत्र शासन करने का विचार है, तरीका नहीं, है ना, ये विचार है केवल। ठीक है, इट्स ओनली अ आइडियोलॉजी। लोकतंत्र एक विचार है, शासन का एक विचार है ना। डेमोक्रेसी इज द आइडियोलॉजी ऑफ रूल, है ना। शासन का एक विचार है कि कैसे कैसे शासन करना चाहिए। ठीक है, तो शासन का एक विचार है, उसको क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र क्या है, शासन का एक विचार है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह जो शासन का विचार है, तो यहां पर आप देखिएगा कि इसमें कोई पद्धति नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं करता है। इसलिए आप देखिएगा कि कहीं जहां पिछले ही क्लास में कल आपको हम ब्रिटेन के बारे में बता रहे थे, हिस्ट्री में थोड़ा सा, कि ब्रिटेन में आप देखिए कि राजा है लेकिन जनता का बात वहां चलता है। अब भारत में यहां राजा नहीं है लेकिन यहां भी जनता का बात चलता है। तो ये क्या हुआ, विचार हुआ, ये आइडियोलॉजी हुआ कि आइडियोलॉजी आपको सब जगह देखने को मिल सकता है। तो ये लोकतंत्र का विचार हमारे यहां भी है, ब्रिटेन में भी है, लेकिन शासन का तरीका दोनों यहां अलग है। हमारे यहां गणतंत्र है, आप ब्रिटेन में राजतंत्र है। तो ये विचार है। आई विचार जो है वो कहता है कि लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। मतलब कि जहां जनता का शासन हो वो लोकतंत्र है, रूल ऑफ पीपुल। ठीक है, तो अब ये तरीका नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है कि जनता के हिसाब से शासन हो रहा है कि नहीं, जनता की मर्जी चल रही है कि नहीं। से अभी आप देखिए, अभी चुनाव चल रहा है, तो जनता ना अपना चुन रही है कैंडिडेट, वोट कर रहे लोग, अपना कैंडिडेट चुन रहे हैं, और वही कैंडिडेट जाके हम पर शासन करेंगे। तो यही लोकतंत्र है कि आप जनता को चुन रहे हैं। ब्रिटेन में भी जनता को ही चुन करके लोग ये शासन में बिठाते हैं, जनता चुनती है और उसके बाद लोग शासन में आते हैं। तो वहां इसके साथ साथ हमारे पास एक परिभाषा है जो कि लोग याद रखते हैं, अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र के संबंध में, है ना। वो पूछा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने
लोकतंत्र के संबंध में क्या परिभाषा दी थी, है ना। तुमने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, है ना। इट्स सेड बाय अब्राहम लिंकन। लिंकन का ये कहना है। ये मतलब आपको अगर कोई परिभाषा याद रखना है तो आपको तो सीधे ये रखना है कि लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। लेकिन अब्राहम लिंकन का परिभाषा बहुत फेमस है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने कहा था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, किसने कहा था। तो ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, उन्होंने ये विचार दिया था। क्लियर है, तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ हाँ, हम्म हम्म, संवैधानिक है। कल भी हमने बात किया था तो आपको बताया था कि वहां पे 1688 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। राजा होगा, लेकिन राजा सब संविधान के अनुकूल करेगा, उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, है ना। राजा को संविधान के हिसाब से ही चलना होगा, संविधान के खिलाफ राजा नहीं जा सकता है। तो देखिए, शासन का विचार है हमारे यहाँ लोकतंत्र, और शासन का पद्धति है हमारे यहाँ गणतंत्र। ठीक है, विचार कौन सा चल रहा है, लोकतंत्र का, अब पद्धति कौन सा चल रहा है, गणतंत्र का। अब वही ब्रिटेन में आप देखिएगा, तब विचार वहां चल रहा है लोकतंत्र का, लेकिन पद्धति चल रहा है राजतंत्र का। मतलब कि लोकतंत्र हो गया एंटीबायोटिक, सब बीमारी में काम करेगा, समझ रहे हैं। मतलब सब जगह दे सकते हैं आप कि एगो लोकतंत्र खा लो, एगो लोकतंत्र के गोली, एगो अपना गोली खा लो, हो गया। तो वहां पर अपना तुम्हारा शासन चलेगा। तो लोकतंत्र हो गया विचार, और गणतंत्र हो गया पद्धति। ठीक है, तब गणतंत्र का मतलब क्या होता है, अगर पूछा जाए कि गणतंत्र किसको कहते हैं, जहां देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे लोकतंत्र, उसे गणतंत्र कहेंगे, है ना। लिख लेंगे कि जहां देश का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। जहां जनता के द्वारा देश का सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे गणतंत्र कहते हैं। हेड ऑफ द स्टेट पोस्ट इलेक्टेड बाय द पीपुल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। ठीक है, तो जहां शासन का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, क्लियर है। तो इसको यहां पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अब ये क्या है, गणतंत्र, शासन का सर्वोच्च पद। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, तो हम लोग के यहाँ शासन का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है ना। तो राष्ट्रपति हम लोग के यहाँ इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसलिए हम लोग गणतंत्र है। वहां क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है, क्योंकि वहां राजा का चुनाव नहीं होता है, बल्कि राजा वंशानुगत होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है।